चलिए चलिए स्टार्ट करें। तो आज हमारा है ना अगला जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट ट्रांसपिरेशन वाला। अब सभी लोग जुड़ जाएं फिर अपन स्टार्ट करते हैं ना। सभी लोग जुड़ जाइए फिर अपन स्टार्ट कर देंगे ट्रांसपिरेशन। ठीक है, आप सभी लोग आ जाएं जल्दी जल्दी फिर अपन स्टार्ट करें। गुड इवनिंग। तो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसपिरेशन क्या होता है ना, ट्रांसपिरेशन के टाइप क्या हैं। ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में अपन अच्छे से पढ़ेंगे बिल्कुल व्यवस्थित। अभी एमपी टेट एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन आए थे ट्रांसपिरेशन वाले टॉपिक से। चलिए तो स्टार्ट करें ट्रांसपिरेशन। देखो ट्रांसपिरेशन क्या समझना बात को कि ट्रांसपिरेशन क्या होता क्या है। ये जो लीफ होती है ना, लीफ प्लांट के एरियल पार्ट जो होते हैं, प्लांट का जो एरियल पार्ट्स होते हैं जिनको अपन लीव्स कहते हैं, कि प्लांट का एरियल पार्ट्स है। क्या है कि प्लांट के एरियल पार्ट्स। ओके, इस प्लांट के एरियल पार्ट से, प्लांट के किस एरियल पार्ट से वाटर का लॉस होना। किसका? वाटर का लॉस होना। यहाँ से जो वाटर निकलेगा बाहर, यहाँ से जो वाटर दिख रहा है, जहां पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ब्लू कलर का वाटर का लॉस हो रहा है, या सुनो। तो सनलाइट पड़ती है इसके ऊपर, टेम्परेचर बढ़ता है, वाटर का लॉस होता है। तो वाटर का जो लॉस होता है किसके फॉर्म में होता है? वाटर का जो लॉस होगा वो किसके फॉर्म में होगा? वाटर का जो लॉस होगा वो किसके फॉर्म में होगा? वाटर का जो लॉस होता है वो होता है वेपर के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? तो आंसर वेपर के फॉर्म में। वाटर का जो लॉस होगा वो किसके फॉर्म में होगा? तो आंसर वेपर के फॉर्म में होता है। वाटर का जो लॉस होता है किस रूप में होता है? वेपर के फॉर्म में। इसी को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर। वाटर का वाष्पिक रूप में, वेपर के फॉर्म में लॉस होना क्या कहलाता है? ट्रांसपिरेशन कहलाता है। क्लियर? तो है ना, प्लांट देखो, प्लांट रूट यहाँ से क्या करेंगे? वाटर को एब्जॉर्ब करती है। प्लांट में यहाँ से रूट से क्या होगा? वाटर का एब्जॉर्ब। अब यहाँ से सर्कुलेट होती हुई कहाँ जाएगा? लीफ के। और यहाँ से क्या हो जाता है? लॉस होता है। यहाँ से क्या हो जाता है? लॉस होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्रांसपिरेशन। तो वाटर से, ठीक है, सॉरी, वाटर का किसके फॉर्म में? तो आंसर है वाटर का वाष्प के फॉर्म में, मींस वेपर के फॉर्म में। देखो, लॉस ऑफ वाटर, डेफिनेशन देखिए आप, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द वेपर, है ना, इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स मींस एरियल ऑर्गन्स ऑफ द लिविंग प्लांट। या फिर लिख सकते हैं लीफ से। कहां से? लीफ से। सामान्य तौर पर नॉर्मली कहां से? लीफ से। तो लिविंग प्लांट के लीफ से या एरियल पार्ट से वाटर का लॉस होना इन द फॉर्म ऑफ वेपर, इसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखो, प्लांट जितना भी वाटर का है ना एब्जॉर्ब करता है, प्लांट जो है जितना भी वाटर का एब्जॉर्ब करता है, जैसे ये जो रूट्स हैं, क्या है? ये जो रूट्स आपको नजर आ रही हैं, ये जो रूट्स, अगर देखो, ये अगर 100 लीटर वाटर का एब्जॉर्ब करती है, समझना, 100 लीटर अगर इन रूट्स के अंदर वाटर एब्जॉर्ब होता है, सिर्फ ओनली 1 से लेकर 2% वाटर ही क्या होता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज होता है। मीन्स 98 से लेकर 99% जो लीटर, मतलब 99 लीटर जो वाटर होगा वो लॉस हो जाएगा। बात समझना, प्लांट जितना भी वाटर का एब्जॉर्ब करते हैं, सपोज एग्जांपल के तौर पर हमने देखा कि भाई प्लांट ने 100 लीटर वाटर का एब्जॉर्ब किया। प्लांट ने किसका? 100 लीटर वाटर का एब्जॉर्ब किया। क्लियर? किसका? तो प्लांट ने 100 लीटर का। कितने का? 100 लीटर। प्लांट ने जो वाटर का एब्जॉर्प्शन किया कितने का? 100 लीटर वाटर का एब्जॉर्प्शन किया। क्लियर? उसमें से उसने 98 से लेकर 99 लीटर वाटर का लॉस कर दिया। मींस उसने यूज कितना किया भाई? यूज कितना किया? तो 1 से लेकर 2% ही उसने, 1 से लेकर 2 लीटर, मींस परसेंट में 1 से लेकर 2% है ना।
प्लांट 1 से लेकर 2% ही वाटर का अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज करता है, 98 से लेकर 99% लीटर के होता है ट्रांसपिरेशन के फॉर्म में लॉस हो जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। चलिए आगे बात करें। अब देखो अगला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द, ठीक है। तो देखो ओनली फ्यू परसेंटेज, कितना 1 से लेकर 2% ऑफ एब्सॉर्ब्ड वाटर इज यूज्ड बाय द प्लांट, जबकि वाइल रिमेनिंग 98 से लेकर 99% ऑफ द वाटर लॉस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, इतना वाटर जो है लॉस हो जाता है। क्लियर। अब बोले सर ये तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है, ये तो क्या एक प्रकार की बुराई है, वाटर का लॉस होना एक प्रकार की क्या बुराई है ना, ये बिल्कुल है। तो ट्रांसपिरेशन एक एसेंशियल लेवल है, ऐसा स्टेटमेंट आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि ट्रांसपिरेशन क्या है। तो ट्रांसपिरेशन एक एसेंशियल लेवल होती है। ट्रांसपिरेशन देखो, ट्रांसपिरेशन इज द एसेंशियल लेवल बाय कर्टिस, मतलब बाष्प सर्जन जो है ट्रांसपिरेशन एक क्या है बुराई है। कैसी, एविल का मतलब क्या है बुराई, एविल शब्द का मतलब क्या है कि बुराई है, ठीक है ना, क्या है बुराई है। ट्रांसपिरेशन एक बुराई है, कैसी बुराई है, तो आंसर अनिवार्य। ठीक, एसेंशियल का मतलब है अनिवार्य बुराई है। कैसी बुराई है, अनिवार्य, जरूरी, मतलब बुराई भी है लेकिन करना भी है। तो आपसे एग्जाम में पूछेंगे ये स्टेटमेंट किसने दिया कि ट्रांसपिरेशन द एसेंशियल लेवल, ये जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा दिया गया है। तो ट्रांसपिरेशन एसेंशियल लेवल स्टेटमेंट किसने दिया भाई, कर्टिस के द्वारा दिया है। किसने, कर्टिस ने। ट्रांसपिरेशन इज द अनअवॉइडेबल लेवल, ये बात किसने बोली, मतलब कैसी बुराई है कि जिसको हम दूर नहीं कर सकते। अनअवॉइडेबल का मतलब होता है जिसको हम दूर नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट किसने दिया, स्टीवार्ड ने। तो दोनों साइंटिस्ट के आपको स्टेटमेंट याद रखने हैं कि ट्रांसपिरेशन एसेंशियल लेवल, ये किसने बोला, कर्टिस ने बोला है। ट्रांसपिरेशन इज अनअवॉइडेबल लेवल, ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन इज द अनअवॉइडेबल लेवल, तो ये किसने बोला, स्टीवार्ड के द्वारा। ये स्टेटमेंट किसने दिया, स्टीवार्ड ने दिया है। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को कि दोनों स्टेटमेंट अलग अलग साइंटिस्टों ने बोला है कि ट्रांसपिरेशन क्या है, एक जरूरी बुराई है ना, एसेंशियल अनिवार्य बुराई है। इसने क्या बोला, ट्रांसपिरेशन एक अपरिहार्य बुराई, मतलब जिसको हम दूर नहीं कर सकते, ऐसी बुराई है। ये दोनों स्टेटमेंट आपको याद रखना है। देखो सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन किसमें होता है, देखो द मिनिमम ट्रांसपिरेशन इज फाउंड इन द जीरोफाइट, सबसे है ना कम, मिनिमम सबसे कम है ना ट्रांसपिरेशन किसमें होगा, तो आंसर है जीरोफाइट्स में। सबसे ज्यादा किसमें होता है, सबसे ज्यादा, ठीक है, और किसमें, देखो ये याद रखना, एंड नो ट्रांसपिरेशन इन हाइड्रोफाइट्स, जो प्लांट्स पानी के अंदर रहते हैं, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट होते हैं, जो वाटर के अंदर रहते हैं। ऐसे प्लांट जो वाटर के अंदर हैं, ऐसे प्लांट जो वाटर के अंदर रहते हैं, ठीक है ना, ऐसे प्लांट जो वाटर के अंदर है। अब कोई प्लांट वाटर के अंदर, उसमें थोड़ी ट्रांसपिरेशन होगा, बताओ, नहीं होगा ना, उसमें होगा कि नहीं होगा, तो उसमें तो होता ही नहीं है। सबसे कम किसमें होता है, जीरोफाइट में। तो सब सबसे ज्यादा किसमें होता है, मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन सबसे ज्यादा किसमें होगा, तो मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन इज फाउंड इन, मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन किसमें होता है, याद रखना, मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन इज फाउंड इन मीजोफाइट्स। किसमें मिलेगा आपको, मीजोफाइट्स के अंदर। सबसे ज्यादा जो ट्रांसपिरेशन आपको मिलेगा वो किसमें, मीजोफाइट्स के अंदर। क्लियर, याद रखना सबसे ज्यादा किसमें मिलेगा, मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन इज फाउंड इन द मीजोफाइट्स, आपको किसमें मिलेगा, मीजोफाइट के अंदर। क्लियर है यहां तक सभी को, सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन आपको नजर आएगा मीजोफाइट्स के अंदर। अब देखो ट्रांसपिरेशन होता है 3 टाइप्स का। ट्रांसपिरेशन के टाइप्स देखिए, बहुत सिंपल है। ट्रांसपिरेशन के टाइप्स क्या होते हैं, ट्रांसपिरेशन के 3 टाइप्स होते हैं। क्या क्या होते हैं अपन बात करते हैं। देखो ट्रांसपिरेशन का पहला टाइप जो होता है वो होता है हमारा स्टोमेटेड ट्रांसपिरेशन, ठीक है, जो स्टोमेटा से होता हो। तो प्लांट में ट्रांसपिरेशन के लिए क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं उनको हम स्टोमेटा कहते हैं। तो मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन यहीं से होता है। अगर वाटर का लॉस किससे होता है, स्टोमेटा से, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस अगर स्टोमेटा से होती है उसे हम स्टोमेटेड ट्रांसपिरेशन कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, स्टोमेटेड ट्रांसपिरेशन कहते हैं। भाई स्टोमेटा से ज्यादा होता है, तो अगर स्टोमेटा से होगा, स्टोमेटा कहाँ होते हैं, लीप पर होते हैं। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लीप के ऊपर। देखो ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमेटा which is present on the leaves of the plant and delicate organ, it is called the stomatal transpiration। अगर ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस स्टोमेटा से होती है और स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लिप्स पर प्रेजेंट होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहते हैं। भाई सबसे ज्यादा इसी से होगा, यस और नो, ठीक है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट, ठीक है, बाय द ट्रांसपिरेशन अबाउट 80 से लेकर 90%। भाई जितना भी ट्रांसपिरेशन होता है उसका लगभग 80 से लेकर 90% जो होता है इसी के द्वारा होता है, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन से होता है ना। लगभग 80 से लेकर 90% जो भी ट्रांसपिरेशन होगा वो इसी प्रोसेस के द्वारा होता है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन अक्रॉस थ्रू द स्टोमेटा, मतलब ये वाला, ठीक है, 80 से लेकर 90% तक आपको यही मिलेगा, ठीक है, 80 से लेकर 90% तक आपको ये मिलेगा। क्लियर। देखो स्टोमेटा आर एब्सेंट, स्टोमेटा किस में एब्सेंट है, एल्गी में,
फंजाई में और सबमर्ज एक्वाटिक प्लांट, इनमें स्टोमेटा होती नहीं तो इनमें ट्रांसपिरेशन होगा नहीं। एल्गी में स्टोमेटा नहीं होते, फंजाई में नहीं होते, है ना। जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं सबमर्ज जो पानी के अंदर रहते हैं उनमें भी स्टोमेटा नहीं होते हैं। क्लियर। अब सेकंड नंबर का देखो क्या, एक ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक टर्म लगा फोलियर ट्रांसपिरेशन। क्या होता है फोलियर? देखो फोलियर ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लीफ के द्वारा होने वाला ट्रांसपिरेशन। किससे? लीफ से होने वाला ट्रांसपिरेशन। फोलियर मतलब होता है लीफ, ठीक है, फोलियर का मतलब लीफ के द्वारा। अब देखो लीफ पर एक तो स्टोमेटा भी होते हैं, हाँ है ना, क्या होते हैं स्टोमेटा, एक तो ये आएगा। दूसरा भी अपन पढ़ेंगे क्यूटिकुलर, ठीक है, अगला अपन क्या पढ़ेंगे क्यूटिकुलर, समझना। तो अपन पहले उसको पढ़ लेते हैं फिर इसको टर्म को समझेंगे क्या है। स्टोमेटा कितने, देखो टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन तीन टाइप का होगा, टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन तीन टाइप्स का होगा। पहला हमारा हो गया स्टोमेटा से होने वाला ट्रांसपिरेशन। सेकंड नंबर का होता है हमारा, ध्यान से सुनना, सेकंड नंबर का हमारा ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक है, जिसका नाम है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। सेकंड नंबर का क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्या होता है? अगर देखो वाटर का लोस्ट जो है, ठीक है, क्यूटिकल से होता है, ठीक है, क्यूटिकल क्या होती है, वैक्स जैसी लेयर होती है जो लीव्स की सरफेस के ऊपर होती है। लॉस ऑफ वाटर थ्रू द क्यूटिकल, ठीक है, विच आर प्रेजेंट ऑन द हर्बेसियस, किस पर होती है, हर्बेसियस, है ना, हर्बेसियस स्टेम्स एंड लीव्स। क्यूटिकल इज द वैक्स लाइक, क्यूटिकल जो होती है आपको हर्बेसियस स्टेम लीफ पर आपको मिलेगी, जो घास होते हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो अगर क्यूटिकल से वाटर का लॉस होता है तो क्यूटिकल इज द वैक्स लाइक थिन लेयर प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस, अबाउट ओनली 9% वाटर का जो लॉस होता है इससे होता है। अगर वाटर का लॉस क्यूटिकल से होता है तो उसे क्या बोलते हैं, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहेंगे। क्यूटिकल क्या होती है, तो जो हर्बेसियस स्टेम और लीव्स होती है उन पर एक वैक्स लाइक पतली लेयर होती है, उसे हम क्यूटिकल कहते हैं। अगर वाटर का लॉस उससे होता है तो उसे हम क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है। तीसरा होता है हमारा लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तीसरा कौन सा होता है, लेंटिकुलर। तीसरा कौन सा होता है, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। क्या होता है, कौन सा, लेंटिकुलर। अभी जो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्या होता है समझना, ठीक है, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ठीक है, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्या होता है, अगर प्लांट पर, अगर, ठीक है ना, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन क्या होगा, तो देखो क्या होता है, जो बूडी स्टेम्स होता है ना, बूडी स्टेम्स क्या होते हैं, बूडी स्टेम्स जो होते हैं, ऐसे बड़े बड़े मोटे जो स्टेम्स होते हैं उन पर क्या होता है, ऐसे है ना, छोटे छोटे क्या होती है यहाँ पर सेल्स होती है, उन्हें हम लेंटी सेल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, लेंटी सेल्स, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, लेंटी सेल्स कहते हैं। जो बड़े बड़े बूडी प्लांट्स होते हैं उन पर क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते, सेल्स होती है, उन्हें हम लेंटी सेल्स कहते हैं। अगर वाटर का लॉस उससे होता है तो उसे बोलते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। देखो माइन्यूट पोर लाइक स्ट्रक्चर फाउंड ऑन द स्टेम ऑफ द सम बूडी प्लांट्स एंड एपिडर्मिस ऑफ सम फ्रूट, इट इज कॉल्ड द लेंटी सेल्स। उन्हें क्या बोलते हैं हम, लेंटी सेल्स। जो बड़े बड़े बूडी प्लांट्स होते हैं उन पर छोटे छोटे उनकी वार्क जो होती है स्टेम, उस पर क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, लेंटी सेल्स कहते हैं। अगर वाटर का लॉस लेंटी सेल से होता है तो उसे क्या बोलते हैं, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। सम अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस्ट बाई, सम अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस्ट बाई, ठीक है, लेंटिसेल्स इज नोन एज द लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और कितना होता है, हाउएवर इट इज द अप्रोक्सीमेटली 0.1% से, ठीक है, 0.1% से क्या होता है, 1% तक टोटल का इतना होता है सर। तो देखो टोटल 3 प्रकार का ट्रांसपिरेशन हुआ, ठीक है, कितने प्रकार का, 3 प्रकार का ना। कितने, कौन कौन सा हुआ 3 प्रकार का, अभी मैंने आपको समझाया कि 3 प्रकार का ट्रांसपिरेशन है। कौन कौन से 3 प्रकार का, पहला मैंने आपको बताया स्टोमेटल, पहला मैंने आपको बताया स्टोमेटा, हाँ है ना, स्टोमेटल। पहले मैंने आपको कौन सा बताया, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, ठीक है, जो कि 80 से लेकर 90% होगा, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया, ठीक है ना, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। अगर क्यूटिकल से होता है तो इसे हम क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। क्लियर, यहां तक क्या बोलेंगे, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ये 9% होता है अप्रोक्स। तीसरा जो होता है लेंटी, तीसरा क्या होता है, लेंटिकुलर, जो लेंटी सेल से होता है, ये लगभग 0.1% से 1% तक होता है। अब देखो पिछली जो स्लाइड थी उस पर एक टर्म लिखी थी ना, फोलियर ट्रांसपिरेशन क्या होता है, पिछली स्लाइड पर एक टर्म लिखा था जिसको हमने बोला था फोलियर ट्रांसपिरेशन, ठीक है। फोलियर ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लीफ से होने वाला टोटल ट्रांसपिरेशन। तो क्या ये दोनों लीफ पर होते हैं, हाँ या ना, क्या इन दोनों को हम फोलियर ट्रांसपिरेशन कह सकते हैं, यस। क्या इन दोनों को हम फोलियर ट्रांसपिरेशन कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। इन दोनों को हम फोलियर ट्रांसपिरेशन कहेंगे क्या, बिल्कुल कहेंगे ना। इन दोनों को क्या कहेंगे हम, इन दोनों को बोलेंगे फोलियर ट्रांसपिरेशन, यस।
क्या इन दोनों को हम फोलियर ट्रांसपिरेशन कहेंगे? हाँ बिल्कुल कहेंगे। क्या इन दोनों को फोलियर ट्रांसपिरेशन कहा जाएगा? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि लीफ से होने वाला, देखो फोलियर ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लीफ से होने वाला टोटल ट्रांसपिरेशन, और लीफ पर ये भी होता है और ये भी, ये दोनों लीफ पर होते हैं, हाँ या ना? ये दोनों का होता है लीफ के ऊपर होते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? फोलियर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। देखो यही तो हमारी पिछली स्लाइड पर लिखा था, मैंने आपको बोला था कि अपन अभी आगे चल के देखो, फोलियर ट्रांसपिरेशन मतलब कि टोटल ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द लीव्स। लिखा है कि पत्ती से होने वाला टोटल ट्रांसपिरेशन को क्या बोलेंगे हम? फोलियर। ठीक है, तो देखो फोलियर ट्रांसपिरेशन में कौन कौन आएगा? क्या स्टोमेटा से होने वाला और क्यूटिकल से होने वाला दोनों आएंगे? क्या स्टोमेटा क्यूटिकल से होने वाले दोनों ट्रांसपिरेशन आते हैं? फोलियर ट्रांसपिरेशन जो होता है स्टोमेटा और क्यूटिकल दोनों के द्वारा होता है। फोलियर ट्रांसपिरेशन जो होता है स्टोमेटा और क्यूटिकल दोनों के द्वारा होता है। क्लियर? हाँ या ना? फोलियर ट्रांसपिरेशन जो होता है स्टोमेटा और क्यूटिकल दोनों के द्वारा होता है। क्या यहां तक क्लियर है? अरे क्लियर है बताओ। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखो ठीक है ना, अब देखो स्टोमा का देखो ट्रांसपिरेशन होता किससे है? तो आंसर है स्टोमेटा से। तो हम बात करेंगे अब स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा की। किसकी बात करेंगे अपन? स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा के बारे में अपन बात करेंगे। ट्रांसपिरेशन किससे होता है? ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है स्टोमेटा से। तो स्टोमेटा के बारे में अपन बात कर लेते हैं, कैसा क्या स्टोमेटा होता है। देखो स्टोमेटा कहाँ होता है तो है ना, स्टोमेटा आर फाउंड इन द एरियल डेलिकेट ऑर्गन्स आउटर सरफेस ऑफ द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ माइन्यूट पोर। छोटे छोटे छिद्रों के रूप में होते हैं। स्टोमेटा पोर इज सराउंडेड बाय, देखो स्टोमेटा के जो छिद्र होते हैं ना, स्टोमेटल पोर जिसे हम कहते हैं, देखो डायग्राम में देखिए, ये है यहाँ पर, ये डायग्राम। ठीक है, ये डायग्राम स्टोमेटा का। देखो स्टोमेटल पोर, ये जो पोर देख रहे हैं बीच में, ये वाला आपको नजर आ रहा होगा, ये जो है यहाँ पर रेड कलर से मैंने, ये है स्टोमेटा पोर, है ना? स्टोमेटा छिद्र होते हैं। अब देखो ये सराउंडिंग होते हैं, क्या होता है? चारों ओर से दो स्पेशल टाइप की सेल्स दिख रही हैं आपको। यहाँ पर देखो मैं आपको इसको बना रहा हूँ, ये रेड कलर से देखना, ये एक सेल तो ये है, ठीक है, ये एक सेल तो ये है, दूसरी सेल ये है। क्या नजर आ रही है आपको? दो सेल रेड कलर में। तो स्टोमेटल पोर जो होते हैं सराउंडिंग बाय द स्टोमेटल पोर, जो बीच वाला छिद्र जो होता है, स्टोमेटल पोर इज सराउंडिंग बाय द टू स्पेशल साइड ऑफ, इन्हें बोलते हैं एपिडर्मल सेल, है टू एपिडर्मल सेल, इनको कहते हैं गार्ड सेल। ये तो आपको दो नजर आ रही ना, 1 और 2, ये क्या है? गार्ड सेल। तो स्टोमेटल पोर जो सराउंडेड होता है दो गार्ड सेल से। ठीक है, गार्ड सेल जो होती है, ठीक है, गार्ड सेल दिखने में कैसी होती है? किडनी जैसी। ये दिख रही है आपको, ये कैसी है? तो गार्ड सेल जो होती है कैसी होती है? देखिए आपको ये लगा है गार्ड सेल, गार्ड सेल होती है कैसी? किडनी जैसी। कैसी? तो आंसर है किडनी शेप्ड। गार्ड सेल जो होती है वो कैसी होती है? किडनी शेप्ड। क्लियर है? गार्ड सेल जो होती है कैसी होती है? तो आंसर है किडनी शेप्ड होती है। क्लियर है? गार्ड सेल कैसी होती है? तो गार्ड सेल होती है किडनी शेप्ड। कैसी होती है? तो याद रखना गार्ड सेल होती है भाई किडनी शेप्ड। कैसी होंगी? किडनी शेप्ड होती है। क्लियर है? गार्ड सेल कैसी होंगी? तो आंसर है किडनी शेप्ड। ठीक है, याद रखना। लेकिन जो सभी प्लांट्स में किडनी शेप्ड होती है, लेकिन मोनोकोट जो होते हैं ना, मोनोकोट प्लांट, मोनोकोट प्लांट जो होते हैं उनमें जो गार्ड सेल होती है वो डम्बल शेप्ड होती है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, कैसी होती है? डम्बल शेप्ड होती है। ठीक है, कैसी होती है? डम्बल शेप्ड। मोनोकोट प्लांट के अंदर याद रखना कैसी होती है? डम्बल शेप्ड होती है। कैसी होती है? डम्बल शेप्ड होती है। चलिए अब इधर देखिए यहाँ पर, अब देखो गार्ड सेल सराउंडेड, जो गार्ड सेल एक और दो गार्ड सेल है, हाँ या ना? गार्ड सेल के सराउंड में देख रहे हैं आपको 1 2 3 4 5 ये सेल्स हैं। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं हम? इन्हें बोलते हैं हम, याद रखना, आउट जो सेल्स होती है इन्हें हम क्या बोलते हैं? एपिडर्मस। ये हैं सब्सिडरी सेल्स या एसेसरी सेल्स। इन्हें क्या बोलते हैं हम? एसेसरी। इन्हें क्या बोलते हैं हम? एसेसरी सेल कहते हैं। ठीक है, एसेसरी सेल क्या बोलेंगे हम? एसेसरी सेल या सब्सिडरी सेल कहते हैं ना, सब्सिडरी सेल। क्लियर है? यहाँ पर देखो क्या बोलते हैं? सब्सिडरी सेल कहते हैं। अब अगर आपको एक चीज यहाँ पर ऑब्जर्व हो रही है, ठीक है, इस डायग्राम के अंदर देखें, आपको एक चीज नजर आ रही होगी। क्या क्या नजर आ रहा होगा आपको? यहाँ पर क्या नजर आ रहा होगा कि जो गार्ड सेल है, ठीक है, गार्ड सेल में आपको क्लोरोप्लास्ट नजर आ रहा होगा। यस, ये जो क्लोरोप्लास्ट लिखा है, ये क्लोरोप्लास्ट आपको गार्ड सेल में, यहाँ पर ये क्लोरोप्लास्ट, ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आपको है ना, ये एसेसरी सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नजर नहीं आ रहा होगा। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ गार्ड सेल के अंदर है। देखो क्लोरोप्लास्ट जो है ये गार्ड सेल के अंदर ही है, यहाँ पर एसेसरी सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं है। और इस वैक्यूल है, इसके अंदर देखो ये वैक्यूल है जिसमें पानी भरेगा। अब यहाँ पर एक चीज और ऑब्जर्व कीजिए आप, ये स्टोमेटा ओपन वाली कंडीशन है, ये स्टोमेटा ओपन वाली कंडीशन और ये स्टोमेटा क्लोज वाली कंडीशन है। ओपन में आपको क्या नजर आ रहा है कि ये दोनों जो है गार्ड सेल, ये थोड़ा दूर दूर है,
ये दोनों जो गार्ड सेल कुछ ऐसे हैं, हाँ या ना, ऐसे ओपन हो रही है दोनों गार्ड सेल और क्लोज्ड में ऐसे चिपकी हुई है। देखो यहाँ पर इसके अंदर ये गार्ड सेल जो है इस वाले डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में यहाँ पर चिपकी हुई है दोनों, और इसमें ओपन वाले में से थोड़ा ओपन हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं ओपन के अंदर क्या है, ओपन के अंदर ये जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल की जो आउटर जो होती है ना सेल वॉल, गार्ड सेल की आउटर सेल वॉल पतली होती है, गार्ड सेल की जो आउटर सेल वॉल होती है वो थिन होती है। क्या होती है, लगा यहाँ पर आउटर सेल वॉल जो होती है इसकी थिन होती है, याद रखना क्या होती है, थिन। जबकि इनर वाली होती है मोटी, थिक होती है, याद रखना। गार्ड सेल की इनर सेल वॉल जो होती है, गार्ड सेल की जो इनर सेल वॉल होती है वो क्या होती है, मोटी, थिक होती है ना। ये क्या होती है भाई, मोटी। गार्ड सेल की इनर सेल वॉल क्या होती है, तो आंसर है थिक होती है। क्या होती है, थिक, मोटी होती है। और बाहर वाली होती है पतली। बाहर वाली क्या होती है, तो इनर सेल वॉल होती है थिक और है ना आउटर होती है थिन। तो जैसे ये यहाँ से पानी खाली होता है पिचकती है ना सेल, ये जो सेल होती है गार्ड सेल से नाइट के टाइम पर खाली हो जाती है पानी से, पानी से जैसी खाली होती है पिचक जाती है, फ्लैशेड होती है। तो दोनों आपस में ये जो है ना इनर थिक वॉल होती है ये आपस में जुड़ जाती है और क्या होती है, स्टोमेटा बंद हो जाते हैं। ये तो मैंने आपको सारी कहानी बताई। यही यहाँ पर लिखा हुआ देखो, क्या लिखा है देखो आप, जो मैंने आपको पढ़ाया है सारी चीजें यही लिखी हैं। क्या लिखी है देखें आप, स्टोमेटा आर फाउंड ऑन द एरियल डेलिकेट ऑर्गन एंड आउटर सरफेस ऑफ द लीव्स। ठीक है, स्टोमेटा पोरस सराउंडेड बाय टू स्पेरिकल स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल, इट इज कॉल्ड द गार्ड सेल। ठीक है, गार्ड सेल की है ना कैसी होती है, किडनी। देखो द किडनी सेल, दे आर किडनी शेप्ड, मोस्ट इंपोर्टेंट। गार्ड सेल कैसी होती है, किडनी शेप्ड होती है, इनका नंबर होता है 2। ठीक है, द नंबर ऑफ गार्ड सेल इज द 2, कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ गार्ड सेल, द स्ट्रक्चर ऑफ गार्ड सेल इज मोनोकोट। मोनोकोट के अंदर गार्ड सेल का जो स्ट्रक्चर होता है, द स्ट्रक्चर ऑफ गार्ड सेल इन मोनोकोट्स ग्रेमनी फैमिली कैसा होता है, डम्बल शेप्ड। याद रखना कैसा होगा, तो आंसर है डम्बल शेप्ड। ठीक है, कैसा होता है, डम्बल शेप्ड। मोनोकोट्स के अंदर गार्ड सेल का है ना कैसा होता है, डम्बल जैसी आकार की होती है। अब गार्ड सेल है ना आर द एपिडर्मल सेल बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। देखो मैंने आपको बताया गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, ये फोटोसिंथेसिस होगा ना, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर एपिडर्मल सेल। जो सब्सिडरी सेल्स और एसेसरी सेल्स होती हैं दूसरी वाली, उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा अभी। अगला पॉइंट क्या पढ़ा अपन ने, कि आउटर सेल वॉल गार्ड सेल की थिन होती है, पतली, हाँ या ना। गार्ड सेल की आउटर सेल वॉल क्या होती है, थिन होती है, जबकि अंदर वाली क्या होती है, थिक होती है। जबकि इलास्टिक है ना, आउटर सेल वॉल थिन, पतली और इलास्टिक है। जो इनर वाली होती है थिक, मोटी होती है और नॉन इलास्टिक होती है। क्या होती है, नॉन इलास्टिक। थिक एंड इलास्टिक नहीं, नॉन इलास्टिक है। ठीक है, इन इलास्टिक कह सकते हैं आप, कैसी है, इन इलास्टिक एक प्रकार से इन इलास्टिक होती है। कैसी, इन इलास्टिक मतलब उसमें लचीलापन नहीं होता है। गार्ड सेल इज सराउंडेड बाय सम स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल, इन्हें क्या बोलते हैं हम, सब्सिडरी सेल्स और एसेसरी सेल कहते हैं। हम ये अपने डायग्राम देखा कि गार्ड सेल जो है सब्सिडरी सेल और एपिडर्मल सेल से सराउंडेड होती है। यस, क्लियर है यहां तक सभी को। चलिए देखो, स्टोमेटा आर फाउंड ऑन द बोथ अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स, दोनों सरफेस पर मिलेंगे, आउटर सरफेस, इनर सरफेस पर। स्टोमेटा अटैच विद द एयर चैम्बर्स एंड फॉर्म्स द कैविटी, इट इज कॉल्ड द सब स्टोमेटा। देखो अगर स्टोमेटा के चारों ओर क्या होती है, कैविटी, स्टोमेटा आर, ठीक है, अटैच विद द एयर चैम्बर। जैसे स्टोमेटा लीफ है तो लीफ का क्या होगा, स्टोमेटा। जो स्टोमेटा चारों तरफ क्या होता है, एयर चैम्बर्स होता है, जिसको हम बोलते हैं सब स्टोमेटल कैविटी। मतलब स्टोमेटा क्षेत्र थोड़ा अंदर तक धसे होते हैं, अंदर की तरफ डीप में, थोड़ा इसको बोलते हैं सब स्टोमेटल कैविटी। अब मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान से सुनना, ये वाला पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, लास्ट वाला। जो जीरोफाइट प्लांट होते हैं ना, रेगिस्तानी प्लांट, जीरोफाइट मतलब जो रेगिस्तान के अंदर होते हैं, उनमें क्या होता है, देखो इन जीरोफाइट प्लांट्स पोजीशन ऑफ स्टोमेटा इज द डीप इन सरफेस। ठीक है, लोअर सरफेस पे डीप में होते हैं, गहराई में। स्टोमेटा इज डीप इन द सरफेस ऑफ द लीफ। स्टोमेटा प्रेजेंट इन दिस पोजीशन इट कॉल्ड द सकन स्टोमेटा। मतलब ऐसे स्टोमेटा जो लीफ के बहुत डीप सरफेस में होते हैं, ऐसे स्टोमेटा जो लीफ के बहुत ज्यादा डीप सरफेस में होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, है ना, ऐसे स्टोमेटा को हम सकन स्टोमेटा कहते हैं। क्या बोलते हैं, सकन स्टोमेटा। क्लियर है यहाँ तक। ऐसे स्टोमेटा को क्या बोलते हैं, जो लीफ की वो डीप सरफेस में होते हैं, उन्हें सकन स्टोमेटा कहते हैं। हिंदी में कहते हैं धसे हुए रंध्र। क्या यहाँ तक क्लियर है। उन्हें क्या बोलेंगे, सब स्टोमेटा, इन्हें क्या बोलते हैं हम, याद रखना, सकन स्टोमेटा कहते हैं। क्लियर। चलिए, तिवारी जी हॉर्टिकल्चर की क्लास चलती है 8 बजे। चलिए, क्लियर यहां तक सभी को, आगे पढ़ते हैं।
ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया ओपन क्लोज का। अब हम बात करते हैं, देखो टाइप्स ऑफ स्टोमेटा। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? बताओ पहले, बताओ यहाँ तक क्लियर है सभी को, हाँ या ना? यहाँ तक क्लियर है? अरे यहाँ तक क्लियर सभी को बताएं। क्लियर है ना? अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ स्टोमेटा के बारे में। अब देखो यहाँ से अभी एमपी टेट एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं, टाइप ऑफ स्टोमेटा से ही 2 क्वेश्चन अलग अलग पूछ लिए थे। ठीक है, चलिए ट्रांसपरेशन से अच्छे क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टोमेटा। देखो ऑन द बेसिस, पहले हम पढ़ेंगे किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। मतलब स्टोमेटा लीफ सरफेस पर, अपर सरफेस पर है या लोअर सरफेस पर है? स्टोमेटा कहाँ है, क्या अपर सरफेस पर है या लोअर? इसके बेसिस पर पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे हम? टाइप्स ऑफ स्टोमेटा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सरफेस ऑफ द लीव्स। लीफ की अपर सरफेस पर है या लोअर सरफेस पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? तो उसके बेसिस पर पहले नंबर का एप्पल एंड मलबेरी टाइप, पहले नंबर का होता है एप्पल एंड मलबेरी टाइप। देखो स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस। देखो स्टोमेटा सिर्फ और सिर्फ 100%, मतलब स्टोमेटा 100% का होंगे लीफ लोअर सरफेस पर। ठीक है, ऐसे स्टोमेटा है तो स्टोमेटा आपको लोअर सरफेस पर मिलेंगे सारे। जब स्टोमेटा जब कहाँ लोअर सरफेस पर, जब सारे के सारे स्टोमेटा कहाँ होते हैं? लोअर सरफेस पर होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? याद रखना, उसे कहते हैं एप्पल एंड मलबेरी टाइप। जब स्टोमेटा कहाँ होते हैं? लोअर सरफेस पर, तो उसे बोलेंगे एप्पल एंड मलबेरी टाइप कहते हैं। क्या बोलते हैं? एप्पल एंड मलबेरी टाइप इसे हम कहते हैं। क्लियर? चलिए एक बात ध्यान से कान को सुन लो ना, पहली बार आखिरी बार। चलती क्लास में जय श्री राम, जय श्री राम, जय कृष्णा, राधे, जय माता दी, किसी प्रकार का कोई कमेंट न करें। आपका कमेंट हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। ये कि यूट्यूब पर सरकारी क्लास नहीं चल रही है, पेड कोर्सेज में बहुत सीरियस टॉपिक चल रहा है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, नहीं कमेंट सेक्शन को बंद कर दूंगा, इसमें कोई भी नहीं पूछ पाएगा। ठीक है, चलती क्लास में सर हॉर्टिकल्चर का कब लगेगा, ये कब होगा, वो भाई हॉर्टिकल्चर की क्लास 8 से 9 बजे होती है। ठीक है, ये वाली जो क्लास चलती है प्लांट फिजियोलॉजी की चल रही है, ये क्या नाम है? जय सरदार पटेल कुर्मी। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें तुम, है ना? सिर्फ आपको डाउट ही पूछना है इसके अंदर, नहीं आपका कमेंट बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा हमेशा के लिए। एक मतलब कितने बच्चों को समझाएं, तुम डेली समझ में नहीं आ रहा, कभी भी उठ के कोई भी आ जाता है मैसेज कर जाता है। तो मैं कल से इसको बंद ही रखूंगा, है ना? जिसको डाउट है वो मेरे को व्हाट्सएप से पूछ सकता है। फिर वो सीरियस टॉपिक चल रहा है, अब मेरा ध्यान भटकता है उधर, फिर क्या लिख रहा है कोई व्यक्ति का, क्या मैसेज आ रहा है, वह मैसेज पढ़ रहे हैं जय श्री राम आ रहा है। मजाक चल रहा है क्या? फोन पे बोल लेना मेरे को जय श्री राम, कितनी बार बोलना है, क्लास में नहीं बोलना तुम, है ना? एक बार भी आओ, इस बात का ध्यान रखना, है ना? ठीक है, चलो आगे पढ़े अपन। जब स्टोमेटा कहाँ होते हैं? जब स्टोमेटा होते हैं, देखो कहां पर? लीफ की लोअर सरफेस पर। जब स्टोमेटा लीफ की लोअर सरफेस 100%, जब स्टोमेटा लीफ की लोअर सरफेस पर होते हैं 100%, तो उसे क्या कहते हैं? याद रखना, उसे क्या कह जाते हैं? एप्पल एंड मलबेरी, उसे कहते हैं एप्पल एंड मलबेरी टाइप। क्लियर? उसे क्या बोलेंगे? एप्पल एंड मलबेरी टाइप कहते हैं। क्लियर? जब स्टोमेटा कहाँ होते हैं? लीफ की लोअर सरफेस पर होते हैं। ठीक है, 100% जितने भी होंगे वो लोअर सरफेस पर है, तो उसे बोलते हैं एप्पल। जैसे एग्जाम्पल पीच है, ऑक्जेलेस है। एग्जाम्पल नहीं पूछेंगे पेपर में, एग्जाम्पल नहीं पूछा जाएगा पेपर में, आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा पोजीशन के बेसिस पर। ठीक है, जैसे अभी एग्जाम में आया तो मैं आपको बताऊंगा क्या पूछा था उन्होंने। दूसरा पोटैटो टाइप, अगला है पोटैटो टाइप। देखो स्टोमेटा आर मेनली प्रेजेंट ऑन द, मतलब ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्टोमेटा आर मेनली, ये शब्द लेकर ना मेनली, स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन मेनली ऑन द लोअर सरफेस। स्टोमेटा जो ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में कहाँ होते हैं? स्टोमेटा जो है मेनली प्रेजेंट ऑन लोअर सरफेस। स्टोमेटा कहाँ है ज्यादा से ज्यादा? ठीक है, स्टोमेटा ज्यादा से ज्यादा होते हैं लोअर सरफेस पर। ठीक है, कुछ संख्या में, ठीक है, कुछ संख्या में अपर सरफेस पर भी मिलेंगे ना। ज्यादा से ज्यादा आपको मिलेंगे लोअर सरफेस, मतलब लगभग 90%, 95% आपको लोअर सरफेस पे, आपको 5%, 10% अपर सरफेस में। देखो स्टोमेटा आर मेनली प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स, बट ठीक है, बट इन सम, है ना, आर प्रेजेंट आर अपर सरफेस, कुछ संख्या में, बट आर प्रेजेंट इन अपर सरफेस आल्सो लेस नंबर, बहुत कम संख्या में ऊपर भी होते हैं। भाई 90% होंगे मान के चलो नीचे की सरफेस पर, और 5 से 10% मिलेंगे अपर सरफेस पर। ऐसे स्टोमेटा को कहते हैं पोटैटो टाइप। देखो जब 100% निचली लोअर सरफेस पर है तो एप्पल एंड मलबेरी टाइप कहते हैं। जब दूसरे नंबर पे याद रखना पोटैटो टाइप क्या होता है? ऐसे स्टोमेटा जो है ना मेनली कहाँ होते हैं? स्टोमेटा आर मेनली प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस, कहाँ होता है? ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोअर सरफेस पर होते हैं।
अपर संख्या में जो होते हैं, बहुत कम संख्या में होते हैं, उसे बोलते हैं पोटैटो टाइप। क्लियर? सोलेनेसी फैमिली के अंदर जैसे। तीसरे नंबर का देखो यहाँ पर है ओट टाइप, जब दोनों सरफेस पर 50-50% हो, अपर सरफेस पर और लोअर सरफेस दोनों सरफेस पर बराबर होते हैं। स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन बोथ सरफेस, है ना, दोनों सरफेस पर। स्टोमेटा जब दोनों सरफेस पर होते हैं बराबर, जब दोनों सरफेस पर बराबर होते हैं, स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन बोथ सरफेस, है ना, जब दोनों सरफेस पर क्या हो, बराबर होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, याद रखना, स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन बोथ सरफेस ऑफ द लीव्स, उसे बोलते हैं हम ओट टाइप। उसे क्या बोलेंगे हम, ओट टाइप कहते हैं। ठीक है, दोनों सरफेस पर 50-50, भाई 50% अपर सरफेस पर, 50% लोअर सरफेस पर, तो उसे बोलते हैं ओट टाइप। तीसरा अगला, ये वाला भी एमपी टेट एग्जाम में आया था, ये वाला क्वेश्चन लेकर ना, वाटर लिली वाला, ये वाला क्वेश्चन आया था, ये वाला, कि जब स्टोमेटा सिर्फ अपर सरफेस पर हो। ठीक है, ये अभी एमपी टेट में आया था ये वाला क्वेश्चन, कि जब स्टोमेटा सिर्फ अपर सरफेस पर होते हैं, स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस, जब स्टोमेटा पूरी तरह कहां होते हैं, अपर सरफेस पर होते हैं। ठीक है, कहां होते हैं, अपर सरफेस पर। क्लियर है? जब स्टोमेटा सिर्फ कहां हो, अपर सरफेस पर होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, याद रखना, उसे कहते हैं वाटर लिली टाइप। स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीफ, कहां होंगे, अपर सरफेस पर, तो उसे बोलते हैं वाटर। जैसे ट्रापस सिंघाड़ा के अंदर वाटर है, जलकुंभी के अंदर। भाई ऐसे प्लांट जो पानी की सतह पर तैरते हैं, ऐसे प्लांट जो होते हैं जो फ्लोटिंग लीव्स होती है, जैसे सिंघाड़ा है, ये जो सिंघाड़ा होता है, ट्रापा मतलब है सिंघाड़ा, वाटर हाइसिंथ का मतलब होता है जलकुंभी। अब जिनकी जो लीव्स होती है, निचली वाली सतह तो पानी से अटैच है, भाई निचली वाली सतह तो वाटर से अटैच है, अपर वाली सिर्फ क्या है, खाली है, जो पानी की सतह पर, तो सारे के सारे स्टोमेटा काम लेंगे अपर सरफेस पर। क्लियर है? ऐसे प्लांट जिनकी लीव्स पानी के ऊपर तैरती है, फ्लोटिंग करती है, तो निचली सरफेस तो जो है, लोअर सरफेस, ये तो वाटर के कॉन्टेक्ट में, यहाँ तो होगा नहीं कुछ, जो भी होगा वो अपर सरफेस पर होता है, तो उसे बोलते हैं, याद रखना, क्या कहते हैं उसे, वाटर लिली टाइप कहते हैं। क्लियर? अब पांचवें नंबर का है ना, पोटेमोजिटोन टाइप। पोटेमोजी मतलब या तो स्टोमेटा एब्सेंट हो या कोई काम की नहीं होती, तो बोलते हैं पोटेमोजिटोन टाइप। स्टोमेटा आर आइदर एब्सेंट और नॉन फंक्शनल। स्टोमेटा क्या होते हैं, या तो एब्सेंट होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पोटेमोजिटोन टाइप कहते हैं। जैसे एग्जांपल सबमर्ज्ड प्लांट, मतलब ऐसे प्लांट जो पानी के अंदर रहते हैं, उनमें स्टोमेटा किसी काम के नहीं होते, या तो होते ही नहीं है या किसी काम के ना हो। भाई जो प्लांट पानी के अंदर है पहले से, उसमें कौन सा ट्रांसपिरेशन होगा बताओ, उसमें कभी कोई ट्रांसपिरेशन नहीं होगा। जो प्लांट पानी के सरफेस के नीचे हैं, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं ऐसे जो पानी के सरफेस के नीचे हैं, मतलब पानी के अंदर, इन्हें सबमर्ज प्लांट कहते हैं। अब इनमें स्टोमेटा कोई काम के नहीं, या तो है ही नहीं है तो कोई काम के नहीं होते। जब स्टोमेटा नॉन फंक्शनल होते हैं या एब्सेंट होते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं हम पोटेमोजिटोन टाइप। क्या समझ में आ गया सबको? ये जो हम पहला टाइप पढ़ रहे थे, किसके बेसिस पर पढ़ रहे थे हम, ये पहला टाइप ये इसके बेसिस पढ़ रहे थे कि स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा कब, मतलब कहां पर है, अपर सरफेस पर है या लोअर सरफेस पर, इसके बेसिस पर। हमने पहले नंबर का पढ़ा एप्पल एंड मलबेरी टाइप की, जब 100% लोअर सरफेस पर है। पोटैटो टाइप में पढ़ा कि मैली लोअर सरफेस पर होता है, कुछ संख्या में अपर सरफेस पर है। ओट टाइप में हमने पढ़ा दोनों सरफेस पर बराबर होते हैं। ठीक है, वाटर लिली में पढ़ा अपर सरफेस पर ज्यादा होते हैं। पोटेमोजिटोन क्या होता है कि जब एब्सेंट हो। क्लियर? चलिए अब दूसरे नंबर का हम पढ़ेंगे। दूसरे नंबर का सुनो, किसके बेसिस पर, कब ओपन होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्टोमेटा हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओपनिंग एंड, कब खुलते हैं, दिन में खुलते हैं, रात में खुलते हैं, 24 घंटे खुले रहते हैं, या सिर्फ रात में ही खुलते हैं, दिन में बंद रहते हैं, उसके बेसिस पर, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा कब खुलते हैं और कब बंद होते हैं उसके बेसिस पर। किसके बेसिस पर, स्टोमेटा कब ओपन होंगे और कब बंद होंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के बेसिस पर। ठीक है, जैसे पहला अल्फा अल्फा टाइप, पोटैटो टाइप, इक्विसिटम टाइप। समझ में आ रहा है आप सभी को? चलिए पढ़ना चालू करें, यहां तक क्लियर है। जैसे पहला है हमारा अल्फा अल्फा टाइप। देखो, व्हेन स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग डे टाइम और नाइट, नॉर्मल कंडीशन क्या होती है, दिस स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम में ओपन होना, रात में बंद होना, नॉर्मल कंडीशन ही होती है कि स्टोमेटा जो होते हैं दिन में तो खुलते हैं स्टोमेटा, है ना, डे टाइम में तो क्या होते हैं, ओपन। नॉर्मल कंडीशन तो यही होती है, हाँ यार, डे टाइम में क्या होंगे, ओपन होंगे। ठीक है, और नाइट में क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। नाइट में क्या होते हैं, क्लोज। स्टोमेटा जो है दिन में तो क्या होते हैं, ओपन होते हैं, नाइट में होते हैं क्लोज्ड। नाइट में क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, उन्हें बोलते हैं अल्फा अल्फा टाइप। नॉर्मल कंडीशन दिन में खुलना, रात में बंद होना, उन्हें हम अल्फा अल्फा टाइप कहेंगे। अगला है पोटैटो टाइप। देखो पोटैटो टाइप क्या है कि स्टोमेटा क्लोज्ड ड्यूरिंग द सनसेट एंड ओपन ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ टाइम। मतलब स्टोमेटा जो होते हैं सनसेट और सनराइज के समय क्या होते हैं, देखो स्टोमेटा क्लोज्ड ड्यूरिंग सनसेट एंड द ओपन, ठीक है, यहाँ पर गलत लगा,
ठीक है। स्टोमेटा क्या होता है, सनसेट और सनराइज के समय कुछ समय के लिए बंद रहते हैं, बाकी समय ओपन ही रहते हैं। ठीक है, शाम के समय कुछ घंटे क्या रहेंगे बंद, बाकी समय ऑलवेज टाइम क्या रहते हैं, ओपन रहते हैं। स्टोमेटा क्लोज ड्यूरिंग द सनसेट एंड ओपन इन द, ठीक है, सनराइज लिखा था या रेस्ट ऑफ द टाइम, मतलब अधिकतर भाई 24 घंटे में खुले रहेंगे, कुछ समय के लिए कुछ घंटे के लिए क्या होते हैं, याद रखना, बंद होते हैं। सिर्फ शाम के समय जो होगा ना, कुछ घंटे के लिए क्या रहेंगे, बंद रहेंगे, बाकी टाइम क्या रहते हैं, ये ओपन रहते हैं। क्या यहां तक क्लियर है, सभी को बताएं। क्लियर है यहां तक सभी को, किसी को कुछ डाउट है ऐसा बताएं। ठीक है, कुछ घंटे इवनिंग के समय, सनसेट के समय में जब सूर्यास्त होता है उस समय कुछ घंटे बंद रहेंगे, बाकी टाइम ओपन रहते हैं, उन्हें बोलते हैं पोटैटो टाइप, जैसे ओनियन, कैबेज, बनाना, पोटैटो। अगला एक्यूसिटम, स्टोमेटा रिमेन्स ओपन ऑल द टाइम, मतलब 24 घंटे खुले रहेंगे। स्टोमेटा वो 24 ओपन, 24 घंटे खुले रहते हैं। ऐसे स्टोमेटा जो 24 आवर्स ही खुले रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एक्यूसिटम टाइप कहते हैं, जो 24 आवर्स ओपन रहते हैं। स्टोमेटा रिमेन्स ओपन ऑल द टाइम। चलिए आगे बात करते हैं। अगला देखो, बार्ले टाइप। बार्ले टाइप क्या होता है, स्टोमेटा ड्यूरिंग द डे ऑफ सम, मतलब कुछ घंटे खुलते हैं, बाकी समय 90 मतलब लगभग 23 घंटे बंद रहेंगे, सिर्फ 1 घंटे खुलेंगे। क्या लिखा है, ओ स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग द डे फॉर सम आवर्स, कुछ घंटे सिर्फ खुलते हैं, एंड आर क्लोज ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द टाइम, मतलब कुछ घंटे खुलते हैं बाकी समय बंद रहते हैं, उसे बोलते हैं बार्ले टाइप। ठीक है, कुछ घंटे फ्यू आवर्स ही ओपन होंगे, बाकी टाइम क्या रहते हैं, लगभग 20 घंटे 22 घंटे क्या रहेंगे, बंद रहेंगे, जैसे मेज, व्हीट, बार्ले के अंदर। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा। जब स्टोमेटा रात में ओपन होते हैं, दिन में बंद होते हैं। ठीक है, जस्ट रिवर्स है, अल्फा अल्फा का जस्ट रिवर्स है ना। अल्फा अल्फा कंडीशन क्या होती है कि दिन में ओपन होना, रात में बंद होना, ये जस्ट उल्टा होता है। ये क्या होता है, डे टाइम में क्लोज होते हैं, डे टाइम में क्या है ना, क्लोज होना, डे टाइम में क्लोज होना, और नाइट में क्या होना, ओपन, नाइट में क्या होना, ओपन होना। क्लियर है इसको। ऐसे स्टोमेटा जो दिन में बंद रहते हैं, रात में ओपन होते हैं, उन्हें बोलते हैं स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा। ये आपको कैंप प्लांट्स में मिलेंगे, याद करो मैंने आपको कैंप प्लांट्स पढ़ाए थे, हाँ या ना, कैंप प्लांट्स, यस और नो। मैं आपको कैंप प्लांट्स के बारे में पढ़ाया था, यस और नो। मैं आपको कैंप प्लांट्स के बारे में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, बिल्कुल। तो कैंप प्लांट्स जो होते हैं, कैंप प्लांट्स, कौन से कैंप प्लांट जो होते हैं, इनमें स्टोमेटा यही होते हैं, कैंप प्लांट्स में रात में खुलते हैं और दिन में बंद रहते हैं। तो कौन से होते हैं, स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा होते हैं। जैसे कैक्टस लिखा, कैक्टस। बताइए यहां तक क्लियर है सभी को, क्या किसी को कुछ डाउट है। क्लोज्ड ड्यूरिंग द, क्लियर है यहां तक सभी को, बताओ। अरे यहां तक क्लियर है भाई सभी को, किसी को कुछ डाउट है इसमें। स्टोमेटा के अलग अलग टाइप्स थे। ठीक है, ये क्या, स्टोमेटा के अलग अलग टाइप्स थे कि कब ओपन होंगे और कब बंद होते हैं। ठीक है, चलिए अब ये देखो, ये लीफ का टाइप है, टाइप्स ऑफ लीफ। लीफ पर अगर किसी लीफ पर लोअर सरफेस पर स्टोमेटा है, किसी लीफ की लोअर सरफेस, उस लीफ को क्या कहते हैं भाई, उस लीफ को क्या कहते हैं ना, देखो हाइपोस्टोमेटिक लीफ। अगर किसी लीफ की लोअर सरफेस पर स्टोमेटा है तो उस लीफ को क्या कहेंगे, है ना, उस लीफ को क्या कहते हैं, बात को समझना। When stomata present on the lower surface, उस लीफ को क्या कहते हैं, उस लीफ को कहते हैं हाइपोस्टोमेटिक लीव्स। When stomata present on the lower surface of leaf, अगर लीफ की लोअर सरफेस पर है तो उसे हाइपोस्टोमेटिक कहते हैं। अगर स्टोमेटा लीव्स की अपर सरफेस पर है, अगर स्टोमेटा सिर्फ लीफ की, क्या उस लीफ को क्या कहेंगे, उस पत्ती को क्या कहेंगे, उस लीफ को क्या कहते हैं, इसे हम एपिस्टोमेटिक कहते हैं, जिसकी अपर सरफेस पर है। अगर दोनों सरफेस पर है, अगर दोनों सरफेस पर, उस लीफ को क्या कहते हैं, एम्पिस्टोमेटिक। व्हेन स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ होते हैं, उसे बोलते हैं एम्पिस्टोमेटिक। क्या कहते हैं उसे, हम एम्पिस्टोमेटिक कहते हैं। क्लियर यहां तक सभी को, बताओ। चलिए यहां तक क्लियर है सभी को, हाँ या ना। एम्फिस्टोमेटिक लीफ व्हेन स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द लीव्स। क्लियर, चलिए क्या यहां तक क्लियर है, बताओ। अब स्टोमेटा कैसे ओपन होते हैं और बंद होते हैं, इस बात को समझना, कैसे स्टोमेटा ओपन होंगे और कैसे बंद होते हैं,
यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था अभी हाल ही एमपी टेट एग्जाम में। पहले समझ लें इस बात को, स्टोमेटा ओपन कैसे होंगे, क्लोज्ड कैसे होते हैं, स्टोमेटा कैसे खुलते हैं और कैसे बंद होते हैं। इस है ना मैकेनिज्म को समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी, ठीक है ना। हर थ्योरी का एक ही कंक्लूजन है, अगर गार्ड सेल के अंदर पानी चला गया, कैसे भी करके गार्ड सेल अगर टर्जिट हो जाती है, समझना बात को, स्टोमेटा कब ओपन होंगे, जब गार्ड सेल क्या हो जाए, टर्जिट हो जाए। गार्ड सेल ये है, अगर ये पानी से भर जाए तो ऐसे फुल हो जाएंगी, तो फुल हो जाने से गार्ड सेल क्या हो जाएंगी, टर्जिट हो जाए, पानी से भर जाए तो टर्जिट कंडीशन, तो गार्ड सेल ऐसी हो जाएंगी, फूल जाएंगी, भाई पानी भर जाएगा तो फूल जाएंगी, तो ऐसे हो जाएंगी तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। तो कोई सी भी मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे, इस सभी मैकेनिज्म का एक ही अल्टीमेट एम होगा, कैसे भी करके गार्ड सेल का टर्जिट होना। तो स्टोमेटा का ओपन होना क्लोज होना ये डिपेंड करता है गार्ड सेल के टीपी और ओपी पर, ठीक है। ये किस पर डिपेंड करता है, गार्ड सेल के ओपी और टीपी। टीपी मतलब टर्गर प्रेशर, ओपी का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर पर डिपेंड करता है। समझना बहुत ही सरल है, कुछ भी नहीं है। देखो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ऑन द डिपेंड्स ऑफ क्या लिखा है, ओपी ऑफ गार्ड सेल। स्टोमेटा ओपन व्हेन द गार्ड सेल बिकम टर्जिट। मैंने आपको अभी बताया कि स्टोमेटा कब ओपन होंगे, जब गार्ड सेल टर्जिट मतलब पानी से पूरी तरह भरी रहे। स्टोमेटा तभी ओपन होते हैं जब गार्ड सेल जो दोनों पानी से भर जाए तो ऐसे फूल जाएंगी तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगी, पिचक जाएंगी तो बंद हो जाएंगी। तो गार्ड सेल स्टोमेटा कब ओपन होते हैं, जब गार्ड सेल पूरी तरह से टर्जिट हो जाए। बंद कब होते हैं, जब गार्ड सेल क्या हो जाए, फ्लैसिड। फ्लैसिड का होना मतलब एक प्रकार से पिचक जाना, ठीक है, पिचक जाना, चिपक जाएंगी। तो स्टोमेटा ओपन when the guard cell becomes turgid and stomata closed when the guard cell flaccid। ये तो बात नो। अब सर बोले टर्जिट कैसे होती है, इनके अंदर पानी कैसे आता है। भाई मेन बात तो टर्जिट कैसे होंगी वो तो हमको समझना है। कि हम ये कह रहे हैं कि गार्ड सेल अगर टर्जिट हो जाए तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, गार्ड सेल अगर है ना, गार्ड सेल जो है अगर पिचक जाए, फ्लैसिड हो जाए तो स्टोमेटा। तो आखिर गार्ड सेल के अंदर पानी आता कैसे है और कहां से आएगा, कैसे आता है, तो समझने की बात ध्यान से है ना। अभी आपको मैंने जब डायग्राम पढ़ाया था ये समझाया था कि गार्ड सेल के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, यस। तो क्लोरोप्लास्ट होने से वहां पर होता है फोटोसिंथेसिस, यस, फोटोसिंथेसिस होगा। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, वहां पर ग्लूकोज बनता है। तो गार्ड सेल का ओपी हमेशा ज्यादा होता है, किससे ज्यादा होगा, उसके आउटर जो साइड्स होती है ना सब्सिडरी सेल, उनसे हमेशा। देखो द ओपी ऑफ द गार्ड सेल इज कंपेरेटिवली हाई। अब जो गार्ड सेल का ओपी है, देखो मेरी बात समझना, मैंने आपको कुछ दिन पहले अभी अभी कुछ दिन पहले एक टॉपिक पढ़ाया है वाटर वाला, यही है ना ओपीटीपी वाले, तो आपके दिमाग में भी होगा। एक बात सुनो, ये जो गार्ड सेल है ये है ना, तो गार्ड सेल का ओपी अगर ज्यादा है, गार्ड सेल है नहीं, अगर इनका ओपी ज्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, और बाहर जो सब्सिडरी सेल है यहाँ पर ओपी कम है, ओपी क्या लो है, ऑस्मोटिक प्रेशर लो है, यहाँ पर है हाई। एक बात सुनना, गार्ड सेल का ओपी ज्यादा है और बाहर सब्सिडरी सेल का ओपी कम है, पानी कहां जाता है, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर से हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, यस। वाटर का जो मूवमेंट होता है किधर से किधर होता है बताओ, वाटर का मूवमेंट जो होगा लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर से कहां होगा, हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पानी जो है क्या सब्सिडरी सेल से निकल निकल कर गार्ड सेल के अंदर भर जाएगा, हाँ या ना, पानी जो है क्या सब्सिडरी सेल से निकल निकल कर गार्ड सेल के अंदर भर जाएगा। पानी हमेशा कहां जाता है, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर से हायर की तरफ। तो पानी जो है गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल से निकल निकल कर कहां चले जाएगा, गार्ड सेल, और गार्ड सेल पानी से पूरी तरह भर जाएंगी, मतलब टर्जिट आ जाएंगी, और स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो कैसे भी करके हमको ये समझना है कि गार्ड सेल को टर्जिट बनाना है, क्या बनाना है, गार्ड सेल को टर्जिट कंडीशन में लेके आना है। देखो द ओपी ऑफ द गार्ड सेल बिकम कंपैरेटिवली हाई, सो दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सब्सिडरी सेल, एंडोऑस्मोसिस होगा, एंड गार्ड सेल बिकम्स क्या हो जाएंगे, टर्जिट। तो गार्ड सेल क्या हो जाएंगे, स्टोमेटा। दिन के समय ऐसा हो जाता है। देखो ड्यूरिंग द इवनिंग ओपी जो है गार्ड सेल का ओपी कम हो जाता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए, सर ओपी बढ़ा कैसे, ओपी बढ़ा कैसे, गार्ड सेल का जो ओपी है सब्सिडरी सेल से ज्यादा कैसे है। तो नॉर्मल भाई गार्ड सेल के अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, गार्ड सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। तो दिन के समय, डे टाइम की बात कर रहे हैं, दिन के समय जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। याद करो पिछली क्लासेस में मैंने आपको बताया था, जितना ज्यादा सोल्यूट होता है उतना ज्यादा ओपी होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, बिल्कुल। भाई दिन के समय फोटोसिंथेसिस होगा तो सोल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, बिल्कुल होगी, तो गार्ड सेल का ओपी ज्यादा होगा। ड्यूरिंग द इवनिंग फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो गार्ड सेल का ओपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पानी अंदर नहीं आएगा, पानी अंदर नहीं आएगा तो फ्लैसिड हो जाएंगे, यस। तो इसी मैकेनिज्म को समझाने के लिए कि गार्ड सेल कैसे टर्जिट होती है, कैसे पानी अंदर आता है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग मैकेनिज्म दी, वो हमको समझते हैं। और सबसे जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है, सबसे ज्यादा जो है मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है भाई, आपको पुराना जो है सुखचंद सिंह ऑस्मेटिक प्रेशर, अभी मैंने 2 लेक्चर पहले ही पढ़ा है, आप शायद नए नए एडमिशन लिए तो आपको पुरानी क्लासेस देखना पड़ेगी, शायद आपने आज ही एडमिशन लिया क्या,
आपको है ना पुरानी जो लेक्चर्स हैं अभी है ना 2 दिन पहले ही मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर कंप्लीट किया है, तो आपको जो पुराना लेक्चर से एक बार रिपीट करना पड़ेगी। मैंने वहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर, डीपीडी सारी चीजें बहुत क्लियर अच्छे से पढ़ाई है पुराने जो लेक्चर्स हैं। सुखचंद सिंह आज ही लिया क्या एडमिशन? आज ही लिया क्या एडमिशन? शायद आज ही लिया होगा आपने, अगर पहले ले लेते तो आप लेक्चर को देख लिए होते तो कोई दिक्कत नहीं आती। अब आज लिया है तो मैं 2 दिन पहले ही पढ़ा है कंप्लीटली, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर, तो आप एक बार उनको देख लेना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर मीन जनरल क्या होता है कि जो सोल्यूट, अगर हम किसी पानी के अंदर शक्कर डालें, शुगर डालते हैं, तो उसमें सोल्यूट की कंसेंट्रेशन, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है। क्या होता है उसमें, जितनी ज्यादा हम क्या डालते हैं, सोल्यूट की कंसेंट्रेशन बढ़ती है और सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है। अब जैसे गार्ड सेल क्या होंगी, फ्लैसिड, पिचक जाएंगी। गार्ड सेल जैसी पानी बाहर गया पिचक गई। अब गार्ड सेल की इनर सेल बोला थिक, याद करो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि गार्ड सेल की इनर सरफेस होती है थिक, मोटी होती है, मोटी। तो जैसी पानी खाली, तो ये मोटी सरफेस जो आपस में जुड़ जाती है, तो क्या हो जाते हैं, ये बंद हो जाते हैं। पानी भर जाता है तो ऐसे हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। तो गार्ड सेल की इनर सेल वॉल होती है थिक, मैंने आपको बताया था, मोटी होती है, नॉन इलास्टिक होती है। तो जैसे वो खाली होती है तो वो चिपक जाती है, इंस्ट्रूमेंटा बंद हो जाते हैं। क्लियर। तो अलग अलग साइंटिस्टों ने ये है ना समझाया कि कैसे है ना गार्ड सेल टर्जिट कैसी होती है, कैसे स्टोमेटा ओपन होते हैं, कैसे क्लोज्ड होते हैं। इसके लिए सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी कौन सी है, पोटेशियम, है ना, जो है पोटेशियम हाइड्रोजन एक्सचेंजेबल थ्योरी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। तो सभी एग्जाम में क्वेश्चन आया था। और इसके अलावा कौन कौन सी थ्योरीज है तो जिन्होंने ये समझाया कि कैसे स्टोमेटा ओपन होंगे और कैसे बंद होते हैं, वो हमको पढ़ना है बहुत ध्यान से। बहुत ही देखो, आपके दिमाग में एक चीज क्लियर रखो, अगर आपको स्टोमेटा खुलवाने हैं, ठीक है, स्टोमेटा खुलवाने के लिए एक ही चीज है, कैसे भी करके गार्ड सेल का ओपी बढ़ा दो। स्टोमेटा अगर खुलना है तो कैसे भी करके गार्ड सेल का क्या, सॉरी टीपी है ना, उसके अंदर पानी आना चाहिए। अगर स्टोमेटा ओपन होंगे तो गार्ड सेल के अंदर पानी आना चाहिए कैसे भी करके। तो जितनी भी मैकेनिज्म जाएंगी, सारी मैकेनिज्म यही डायरेक्शन देंगी, गार्ड सेल के अंदर पानी, जब तक पानी नहीं आएगा तब तक स्टोमेटा ओपन नहीं होंगे। मतलब जब तक गार्ड सेल टर्जिट कंडीशन में नहीं आएंगी तब तक स्टोमेटा ओपन। तो सारी मैकेनिज्म अलग अलग तरीके से यही बताती है कि गार्ड सेल टर्जिट कैसे होती है, मतलब उनमें पानी कैसे आता है। जब तक पानी अंदर आएगा नहीं तब तक वो फूलेंगी नहीं, तब तक खुलेंगे नहीं। तो हमको यही समझना है कि गार्ड सेल टर्जिट कैसे होती है। देखो पहले नंबर की थ्योरी क्या कहती है, पहले नंबर की थ्योरी का नाम है फोटोसिंथेसिस एंड गार्ड सेल थ्योरी। तो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अच्छा फोटोसिंथेसिस होता है गार्ड सेल में, होता है क्यों, क्लोरोप्लास्ट होता है। अभी मैंने आपको बताया कि गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट होगा तो फोटोसिंथेसिस होता है ना। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय ना स्केवेंडर्स एंड वॉन मोल, ये 2 साइंटिस्ट ने उन्होंने प्रपोज की। इनका क्या कहना था कि देखो भाई स्टोमेटा खुलने का रीजन क्या है, बोले क्या कि स्टोमेटा में होते हैं, गार्ड सेल के अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट। बोले हाँ बिल्कुल होता है गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट। कि दिन के समय, डे टाइम में, एट डे टाइम, ठीक है, दिन के समय क्या होगा, बोले अगर क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस होगा, बिल्कुल होगा। दिन के समय बताओ क्या गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, बोले हाँ क्लोरोप्लास्ट होगा, तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, जिससे क्या होगा, ग्लूकोज बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, देखो सोल्यूट बढ़ने लगा। अगर सोल्यूट बढ़ता है तो क्या गार्ड सेल का ओपी बढ़ जाएगा, बिल्कुल। गार्ड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज, अगर ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन बढ़ती है, सोल्यूट बढ़ता है, तो क्या होगा, ओपी बढ़ेगा। और जैसे ही गार्ड सेल का ओपी है ना सब्सिडरी सेल से ज्यादा होता है, तो क्या होता है, वाटर जो है लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर से हायर उसमें, मतलब सब्सिडरी सेल से निकलकर कहां जाएगा, वाटर जो है, देखो एसेसरी सेल्स का जो वाटर होता है एंडोस्मोसिस से कहां जाएगा, तो आंसर है गार्ड सेल के अंदर आके भर जाएगा। और गार्ड सेल क्या हो जाएगी, टर्जिट, गार्ड सेल क्या हो जाएगी, टर्जिट, और स्टोमेटा ओपन होगा। ये देखो स्टोमेटा ओपन होगा। ये पहली थ्योरी है। पहली थ्योरी क्या कहती है कि गार्ड सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, तो फोटोसिंथेसिस के कारण स्टोमेटा ओपन होते हैं। लेकिन जब इनसे ये पूछा गया कि आप ये बताओ कि कैम प्लांट्स में तो रात में ओपन होते हैं, अब आपकी थ्योरी गलत है। ये जो थ्योरी है 100% सही नहीं है। जब इनसे ये पूछा गया कि आप ये बताओ कि कैम प्लांट्स में तो रात में खुलते हैं भाई, दिन में बंद, तो आपकी थ्योरी तो रात में थोड़ी होता है क्लोरो, भाई रात के समय थोड़ी फोटोसिंथेसिस होगा, फिर इन प्लांट्स में रात में कैसे खुलते हैं, भाई इनका भी तो कोई है ना वैलिड सॉलिड रीजन देना पड़ेगी ना इन साइंटिस्ट को। इनने तो बोल दिया कि दिन में फोटोसिंथेसिस होता है इसलिए, आप ये बताओ। ये ऑब्जेक्शन है दोनों। इस थ्योरी की क्या है, इसको रिजेक्ट करने के लिए ऑब्जेक्शन है कि भाई कैंप प्लांट्स में तो रात में खुलते हैं, दिन में बंद होते हैं, तो फिर कैसे खुले, जब आपका कहना था दिन में फोटोसिंथेसिस के कारण ऐसा होता है। ये थ्योरी मतलब पूरी तरह सही नहीं। जो है ना मोनोकोट प्लांट्स होते हैं उनका क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, नॉन एक्टिव होता है, कोई काम का नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट ऑफ द गार्ड सेल मोनोकोट इनएक्टिव, कोई काम का नहीं है।
जब मोनोकोट्स में क्लोरोप्लास्ट ही कोई बेकार होता है तो फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, फिर भी स्टोमेटा ओपन होते हैं दिन में, कैसे? तो ये थ्योरी पूरी तरह सही नहीं। लेकिन इससे हमको ये समझ में आ गया कि गार्ड सेल के अंदर कैसे भी करके ओपी अगर बढ़ा तो वाटर की एंट्री हो जाएगी और क्या होगा, फोटोसिंथेसिस ओपन हो जाएगी। ये पूरी तरह सही नहीं है, ठीक है। फिर अगला साइंटिस्ट आता है, देखो अगला साइंटिस्ट क्या कहता है, उन्होंने थ्योरी दी स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी। बोला देखो ऐसा होता है, कैसा कि स्टार्च और शुगर एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन होते हैं। क्या कहते हैं, दिस थ्योरी प्रपोज्ड बाय सायरे, सायरे नाम के साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया। इनका क्या कहना था, देखो इनका कहना है कि दिन के समय क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हाई पीएच ऑफ द गार्ड सेल ड्यूरिंग डे, कि बोले दिन के समय गार्ड सेल का पीएच ज्यादा होता है। क्या कहते हैं कि डे टाइम में गार्ड सेल का पीएच ज्यादा है, डे टाइम में गार्ड सेल का पीएच क्या होता है, ज्यादा, जिससे क्या होगा, बोले देयरफॉर स्टार्च इज कन्वर्ट इनटू शुगर। देखो हर थ्योरी यही करवाना चाहती है कि कैसे भी करके गार्ड सेल का ओपी बढ़ जाए, तो ओपी बढ़ाने के लिए सोल्यूट अंदर आना चाहिए, ओपी बढ़ने के लिए कैसे भी करके सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ाओ। तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई जो प्लांट का स्टोर्ड फूड होता है, स्टार्च जो होता है, दिन के समय शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। अब शुगर मतलब ग्लूकोज हो गई, सीधी बात ग्लूकोज। वो ये कह रहे थे सीधा ग्लूकोज बन रहा है, ये कह रहे हैं कि स्टार्च शुगर में कन्वर्ट, मतलब अल्टीमेटली गार्ड सेल के अंदर सोल्यूट ही बढ़ रहा है। तो जिससे क्या होगा, अगर सोल्यूट बढ़ेगा तो गार्ड सेल का ओपी ज्यादा, ओपी ज्यादा, पानी अंदर आएगा तो स्टोमेटा खुल जाएंगे। बोले नाइट में उल्टा होता है, शुगर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, सोल्यूट कम हो जाएगा, पानी अंदर नहीं आएगा, बंद हो जाएंगी। इनका कहना था, देखो ये डायग्राम यहाँ पर देखो कि दिन के समय क्या होता है, स्टार्च आईपी, आईपी मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलकर क्या करता है, डे टाइम में पीएच ज्यादा होती है गार्ड सेल की, तो क्या होता है, स्टार्च कन्वर्ट इनटू शुगर, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो गया। भाई अल्टीमेटली ग्लूकोज बना, सोल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, तो गार्ड सेल के अंदर पानी अंदर आना चालू, ठीक है, इंक्रीज, देखो O2 आ गया है, भाई पानी अंदर आएगा, गार्ड सेल टर्जोट होंगे, स्टोमेटा ओपन हो गए। बोले बंद कैसे होते हैं, बोले रात के समय क्या होता है ना, ये जो शुगर है उल्टी वापस स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है, पीएच कम हो जाता है। नाइट के समय क्या होता है, पीएच देखो कम है, 4.5 से लेकर 5.5 पीएच कम होता है, तो उल्ट है ना, ग्लूकोज जो वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में, स्टार्च में कन्वर्ट हुआ, तो स्टार्च क्या है, सोल्यूट थोड़ी है, स्टार्च तो एक पॉलीसैकेराइड है, फिक्स रहता है, ठीक है ना। तो स्टार्च मतलब क्या होगा, सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम, तो क्या स्टोमेटा क्लोज, ये हो गया क्लोज। अब ये थ्योरी 100% सही नहीं है, कारण इसके दो ऑब्जेक्शन है। क्या है, स्टार्च इज एब्सेंट इन द गार्ड सेल ऑफ ओनियन, ओनियन के अंदर स्टार्च ही नहीं, फिर भी तो स्टोमेटा ओपन होते हैं, वो कैसे होते हैं। दूसरा कि ऐसा देखा गया है कि हमेशा स्टोमेटा ओपन होते समय जरूरी नहीं शुगर हो, कभी कभी कार्बोनिक एसिड भी बन जाते हैं, तो ये पूरी तरह सही नहीं है। अब तीसरी थ्योरी ये 100% सही है, ये एग्जाम में आएगी, क्या आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि स्टोमेटा ओपन के लिए कौन सी सबसे सही मैकेनिज्म है, जो है ना एक्सप्लेन करती है कि हाउ टू ओपन स्टोमेटा, स्टोमेटा कैसे ओपन होते हैं, सबसे है ना मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है, और यहीं से एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेंगे। देखो अभी एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा था, अभी मैं आपको बताऊंगा। इस थ्योरी का नाम है एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म या एक्टिव पोटेशियम, ठीक है, प्रोटोन, इसको कभी कभी प्रोटोन लिखा आता है ना, पोटेशियम प्रोटोन या हाइड्रोजन एक्सचेंजेबल थ्योरी, ये दोनों एक दूसरे में एक्सचेंज होते हैं। मतलब ये फोटोसिंथेसिस की और है ना उसकी बात ही नहीं करते कि फोटोसिंथेसिस होगा ग्लूकोज हो, ऐसी कोई बात नहीं होगी। इन्होंने बताया कि भैया पोटेशियम जरूरी होता है, और ऐसा आपने पढ़ा होगा हमेशा कि स्टोमेटा ओपन होने के लिए पोटेशियम बहुत जरूरी होता है, तो पोटेशियम के कारण स्टोमेटा होता है, ना कि ग्लूकोज के कारण। तो ये क्या कहते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोजन एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन होते हैं। देखो कैसे, इस थ्योरी को प्रपोज किया किसने, इस थ्योरी को प्रपोज किया था लेवेट नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो देखो दिस थ्योरी, दिस इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेबल थ्योरी ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा के खुलने के लिए बंद होने के लिए दुनिया भर में सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त सिद्धांत यही है। अब ये सिद्धांत क्या कहता है, इधर ध्यान से देखें, ये थ्योरी क्या कहती है, ठीक है, एक मिनट, ये देखो क्या कहती है थ्योरी, ध्यान से सुनना ना। अभी हाल ही में एक क्वेश्चन आया था यहीं से एमपी टेट में, अगर जिसको इस थ्योरी के बारे में नॉलेज था वही स्टूडेंट इसको सोल्व कर सकता। उसमें पूछा था, देखो एमपी टेट एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन ये पूछा था कि स्टोमेटा ओपन के समय पोटेशियम आयन की क्या होता है, पोटेशियम आयन अंदर ज्यादा होते हैं बाहर, तो पोटेशियम आयन अंदर ज्यादा होते हैं। देखो क्या होता है, ध्यान से सुनना कि दिन के समय क्या होता है, दिन के डे टाइम में स्टोमेटा डे टाइम में ओपन होंगे, नाइट में क्या होंगे, क्लोज। तो दिन के समय क्या होता है, जो स्टार्च होता है ना, स्टार्च देख रहा है, ये स्टार्च जो है, स्टार्च दिन के समय स्टार्च कन्वर्ट होता है पीईपी में, डे टाइम में किस में कन्वर्ट होता है, पीईपी, पीईपी का मतलब फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। पीईपी रिएक्शन करता है CO2 से, किससे रिएक्शन करेगा, CO2 से, और बन जाता है यहाँ पर मैलेट, क्या बन जाता है, मैलेट, ठीक है, क्या बन गया, पीईपी रिएक्शन किया CO2 से बन गया मैलेट।
अभी जो मैलेट बना, ये मैलेट है ना, साइटोप्लाज्म बना, ये मैलेट इंटर करता है किसके अंदर, ठीक है, किसके अंदर, तो आंसर वैक्यूल के अंदर। इधर देखो, यहां पर देखें, इस डायग्राम में देखें, इस वाले डायग्राम में, इस रिएक्शन को वो ध्यान से पढ़ना क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती स्टेप। तो देखो कार्बोहाइड्रेट, अभी मैंने आपको बताया स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। स्टार्च है PePCO2 में, जिससे बन गया ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक कन्वर्ट हो गया मैलिक एसिड। यहां तक पहुंच गए थे। ऑक्जेलिक एसिड जो है मैलिक एसिड में 4 कार्बन वाला है ना, ये मैलिक एसिड। अब इधर देखो मैलिक एसिड टूट गया किसमें, मैलेट प्लस और हाइड्रोजन आयन में, ये मैलेट प्लस और हाइड्रोजन में टूट गया। अब क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन होता है ना, सेल से बाहर आना चालू होते हैं, हाइड्रोजन आयन सेल से बाहर आएंगे, इसके बदले में पोटेशियम अंदर जाएंगे, इसके बदले में क्या होगा, पोटेशियम अंदर जाएंगे। इधर देखो, इसके बदले में पोटेशियम आयन दिख रहे हैं, K+ आयन अंदर जाते हैं और हाइड्रोजन इसके बदले बाहर आते हैं। देख रहे हैं आपको, ये इंटर एक्सचेंजेबल थ्योरी होती है कि पोटेशियम अंदर जाएंगे, हाइड्रोजन बाहर आएंगे, ठीक है। स्टोमेटा ओपन होने के लिए पोटेशियम अंदर जाते हैं, हाइड्रोजन बाहर। तो पोटेशियम जब अंदर जा रहा है, प्लस प्लस अंदर जा रहा है, तो उसकी आयनिक कंसंट्रेशन को बैलेंस करने की क्लोराइड भी अंदर जाता है। ऐसा ना हो कि अंदर प्लस प्लस ज्यादा हो जाए पॉजिटिव, तो उसको मेंटेन करने के लिए क्लोराइड भी अंदर जाता है, याद रखना साथ में। क्लोराइड का काम सिर्फ इतना होता है कि उसकी अंदर की आयनिक कंसंट्रेशन को बैलेंस करना है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो क्लोराइड के साथ जो है पोटेशियम का, क्लोराइड भी अंदर गया, हमको मतलब है पोटेशियम से। पोटेशियम अंदर गया, हाइड्रोजन बाहर आया, पोटेशियम जाके इसके जुड़ा किससे, पोटेशियम मैलेट के साथ। देखो पोटेशियम किसके साथ जाके जुड़ा, अंदर जाके वैक्यूल के अंदर है, देख रहा है आपको, पोटेशियम मैलेट बन गया, पोटेशियम किसके साथ जुड़ गया, इसके साथ। अब ये जो पोटेशियम मैलेट है ये जाता है वैक्यूल के अंदर। वैक्यूल जानते हो, जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल के अंदर, जैसे गार्ड सेल के अंदर बड़ी सी आपने डायग्राम अगर देखा हो, वैक्यूल है। अरे हाँ, पानी कहां भरेगा, हम बार बार बात कर रहे हैं कि भाई गार्ड सेल टर्जेट हो जाएंगी, आखिर टर्जेट होंगी तो पानी कहां भरता है, प्लांट सेल के अंदर सबसे ज्यादा जो साइट मतलब वॉल्यूम के बेसिस पर सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल होता है वैक्यूल, रिक्तिका। सारा पानी कहां भरा होता है, वैक्यूल के अंदर। ये दिख रहा है डायग्राम, ये जो नीले कलर का दिख रहा है ये है वैक्यूल। यहाँ आके पानी आकर भरता कहाँ है, भाई पानी अंदर आके कहीं तो स्टोर होता होगा ना, तो वह वैक्यूल 90% जो सारा सारा पानी आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो वैक्यूल के अंदर क्या होगा, पोटेशियम मैलेट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। वैक्यूल के अंदर क्या होगा, पोटेशियम मैलेट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। देखो वैक्यूल के अंदर मतलब गार्ड सेल के अंदर किसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, पोटेशियम मैलेट। ये भी एक प्रकार का सोल्यूट है, ये भी एक प्रकार का क्या, सोल्यूट। तो भाई गार्ड सेल के अंदर अगर पोटेशियम मैलेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज, तो गार्ड सेल का ओपी बढ़ गया, तो कंसंट्रेशन ऑफ गार्ड सेल बढ़ गई, तो गार्ड सेल के अंदर क्या होगा, पानी अंदर आना चालू। देखो हर थ्योरी यही डायरेक्शन देना चाह रही कि कैसे भी करके गार्ड सेल का ओपी बढ़ जाए, मतलब उसके अंदर सोल्यूट बढ़ा। तो यहाँ पर ये कहती है कि गार्ड सेल के अंदर जब पोटेशियम मैलेट की कंसंट्रेशन ज्यादा, तो गार्ड सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, तो पानी कहाँ आएगा, इधर से आना चालू, सब्सिडरी सेल से पानी अंदर चालू, बिल्कुल चालू होगा। और स्टोमेटा क्या होते हैं, ओपन होते हैं। स्टोमेटा का गार्ड सेल अगर टर्जिट, स्टोमेटा ओपन। तो अभी एमपी टेट एग्जाम में ये पूछा था कि जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो पोटेशियम आयन अंदर ज्यादा होते हैं बाहर ज्यादा होते हैं। क्वेश्चन क्या था एमपी टेट में कि जब स्टोमेटा ओपन होता है ड्यूरिंग द स्टोमेटल ओपनिंग टाइम, पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा होती है बाहर ज्यादा, तो बताओ कहां होगी, पोटेशियम आयन अंदर ज्यादा होते हैं बाहर, तो पोटेशियम अंदर ज्यादा होंगे, हाँ है ना। एक बात, स्टोमेटा ओपन होते समय पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा होगी और बाहर क्या होगी, कम। अरे बात समझ में आ गई ना, आउटर साइड में पोटेशियम कम होगा और अंदर ज्यादा होगा। यही क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया था कि पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन जो है इन साइड क्या होती है, ज्यादा होती है स्टोमेटा ओपन होते समय। या फिर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा क्या होता है, तो याद रखना इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम, ये वाला ऑप्शन ज्यादा आता है। क्या, इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, क्या होता है, इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, ठीक है। पोटेशियम आयन का इनफ्लक्स होता है और आउटफ्लक्स ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। बाहर कौन जाएगा, आउटफ्लक्स ऑफ हाइड्रोजन, याद रखना ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ना ऑप्शन से। स्टोमेटा ओपन होते समय इनफ्लक्स होता है, मतलब कौन, पोटेशियम, ठीक है। और हाइड्रोजन क्या होता है, बाहर निकलता है। क्लोराइड सिर्फ बैलेंस को कंट्रोल करता है ना, तो अगर कभी पूछा क्लोराइड, तो क्लोराइड भी पोटेशियम साथ अंदर, लेकिन क्लोराइड के डायरेक्टली कोई रोल नहीं है ना, डायरेक्टली रोल होता है पोटेशियम हाइड्रोजन का। बात समझ में आ गई। तो आपसे एग्जाम में क्या पूछेंगे, स्टोमेटा ओपन होते समय, दिन के समय, तो स्टोमेटा ओपन होने के लिए जरूरी क्या है, पोटेशियम। तो पोटेशियम अंदर जाता है, हाइड्रोजन बाहर आता है, तो अंदर क्या होगा, इनफ्लक्स है ना, क्या होता है, इनफ्लक्स। क्या क्लियर है सभी को, इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, ठीक है। और हाइड्रोजन का क्या होगा, तो आंसर आउटफ्लक्स। क्या क्लियर है सभी को, आउटफ्लक्स ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्या क्लियर है सभी को, बताएं यस और नो। समझ में आया कि स्टोमेटा कैसे ओपन होते हैं, ये सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है दुनिया भर के लिए।
सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त, तो बिल्कुल सही थ्योरी भी है, ऐसा ही होता है। क्या क्लियर सबको समझ में आया? अगर आपसे पूछते कि स्टोमेटा जब ओपन होंगे तो पोटेशियम का क्या होगा, पोटेशियम अंदर ज्यादा होगा या सुनो, पोटेशियम की कंसेंट्रेशन हाई होगी कि नहीं, बताओ। यस, यही एग्जाम में आया था कि पोटेशियम की कंसेंट्रेशन अंदर ज्यादा होती, बाहर कम होती है। क्या सबको समझ में आ गया, यस और नो? कैसे स्टोमेटा ओपन होते हैं ये समझ में आ गया। बंद का मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, बंद कैसे होंगे, खुला थोड़ी छोड़ना है, ये सारा पानी नहीं उड़ जाएगा। यहां तक क्लियर है सभी को, बताओ क्लियर है सभी को? स्टोमेटा ओपन, तो आपको ये वाले ऑप्शन याद रखना, इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन का, हाइड्रोजन आयन का आउटफ्लक्स होता है। हाइड्रोजन आयन का क्या होता है, आउटफ्लक्स होता है, हाइड्रोजन बाहर निकलता है और है ना पोटेशियम अंदर आता है। क्लियर है? चलिए अब देखो हाउ टू, कैसे बंद कैसे होंगे भाई, ये भी तो समझाना पड़ेगी ना इनको। तो बंद कैसे होते हैं, देखो बंद होने के कारण मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। बंद कैसे होंगे कि ये कहते हैं कि देखो नाइट में ही बंद होते हैं नॉर्मली, तो भाई नॉर्मल तो भाई यही होता है, नॉर्मल कंडीशन तो नाइट में बंद होंगे। ये क्या कहते हैं कि नाइट में क्या होता है ना, गार्ड सेल का पीएच कम होता है, ठीक है। गार्ड सेल का क्या हो जाएगा, पीएच, ठीक है, क्या होता है, लो हो जाता है। जिससे क्या होता है, जो हाइड्रोजन पोटेशियम का जो बैलेंस चल रहा था पंपिंग सिस्टम, वो रिवर्स हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, जो पोटेशियम हाइड्रोजन का जो रिवर्स चल रहा था, मतलब इनका जो आना जाना रिवर्स हो जाता है। रिवर्स मतलब अब पोटेशियम बाहर जाने लगेगा और हाइड्रोजन अंदर आने लगेगा, उल्टा हो जाता है। जैसे रिवर्स हुआ मतलब पोटेशियम बाहर जाएगा, क्या होगा, पोटेशियम जो है अब क्या होगा बताओ, पोटेशियम जो है बाहर जाएगा, हाँ या ना, पोटेशियम बाहर जाएगा और हाइड्रोजन अंदर, मतलब उल्टा काम होने लगा भाई। गार्ड सेल का जैसे पीएच रात में कम होता है तो पोटेशियम अंदर की जब अंदर बजाय जाने बाहर जाने लगता है और हाइड्रोजन अंदर, तो स्टोमेटा का कंसंट्रेशन बढ़ेगी नहीं। क्लियर है? और साथ साथ में रात के समय एबीए हार्मोन जो होता है वो भी एक्टिव हो जाता है। रात में क्या होता है, एबीए एक्टिव होता है, ये भी क्या होता है, इसको क्लोज कराने में रोल प्ले करता है। एबीए हार्मोन द स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट होता है, यस और नो? तो रात के समय एबीए भी एक्टिव हो जाता है, तो ये भी स्टोमेटा को बंद करवाता है। साथ साथ में रात में क्या होता है, पीएच कम होने से ये जो पंपिंग सिस्टम है रिवर्स काम करता है, मतलब हाइड्रोजन अब क्या होगा, बाहर जा रहे थे वो अंदर आएंगे और पोटेशियम बाहर, उल्टा काम होगा, स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। क्लियर है सभी को, यहां तक समझ में आ गया? अरे हाँ या ना? ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब आपके दिमाग में प्रश्न आना चाहिए क्या, बोला सब ठीक है, बोला आप कैम प्लांट्स का बताओ आप। मतलब कैम प्लांट्स में तो रात में खुलते हैं ना, कि कैम प्लांट्स में तो स्टोमेटा रात में खुलते हैं, हाँ या ना? इनमें कैसे खुलते हैं फिर, इस थ्योरी इन पे कैसे लागू होती है, ये वाली थ्योरी इन पे कैसे चलेगी ना। कैम प्लांट में तो स्टोमेटा भाई रात में ओपन होते हैं, हाँ या ना? कैम प्लांट में स्टोमेटा नाइट में ओपन होंगे, यस। और डे टाइम में क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। डे टाइम में क्या होते हैं, क्लोज। ऐसा कैसे भाई, रात में खोलेंगे दिन में बंद रहेंगे, इनमें क्या, देखो क्या होता है कि कैम प्लांट्स में क्या होता है, रात के अगर आपने कैम प्लांट साइकिल पढ़ी है, कैम साइकिल अगर आपने पढ़ी होगी ध्यान से, कि कैम प्लांट का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है, कैम प्लांट्स का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है बताओ। तो कैम प्लांट्स का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है ओए, यस, यही होता है ऑक्जेलिक एसिड, ये कन्वर्ट हो जाता है मैलेट या मैलिक एसिड में। तो रात के समय क्या होता है, ये मैलिक एसिड की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है रात के समय, यही बनता है कि नहीं। अरे भाई कैम प्लांट में CO2 का फिक्सेशन नाइट में होता है, कैम प्लांट में CO2 का फिक्सेशन नाइट में होता है, तो ये सारा काम नाइट में चल रहा है, ये जो सारा काम होता है नाइट में, रात में, ठीक है ना। तो रात में क्या होता है कि मैलिक एसिड की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, तो डे टाइम में क्या करता है देखो, तो ये स्टोमेटा ओपन करवाता है। और डे टाइम में क्या होता है, जो मैलिक एसिड ब्रेक हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, CO2 की हाई कंसेंट्रेशन होती है। डे टाइम में जो मैलिक एसिड सुबह जब होगी ना, सूरज उगेगा तो मैलिक एसिड टूटता है, और टूटने से क्या होता है, CO2 की बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन क्रिएट बनती है यहाँ पर, तो CO2 की हाई कंसेंट्रेशन स्टोमेटा को खुद ही बंद करा देती है। भाई मैलिक एसिड दिन के समय, ये तो रात में बना, दिन में इसको टूटना भी तो है, दिन में जब टूटेगा तो दिन में के समय क्या होता है, CO2 की हाई कंसेंट्रेशन पैदा होती है और स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो CO2 खुद ही स्टोमेटा को यहाँ पर बंद करा देती है और रात में खुलवा देते हैं। ऐसे इनके अंदर स्टोमेटा बंद ऐसे होते हैं ना। कैम प्लांट्स में स्टोमेटा रात में मैलिक एसिड बनी रहती है तो खुलवा ही देगा,
तो लेकिन दिन में बंद कैसे करवाएंगे, तो मैलिक एसिड का ऑक्सीडेशन होगा दिन के समय। यहाँ पर डे टाइम में क्या होता है, मैलिक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है दिन के समय। तो जैसे CO2 की हाई कंसेंट्रेशन पैदा होगी, भाई ऑक्सीडेशन होगा तो CO2 तो बनना ही है, CO2 की हाई कंसेंट्रेशन स्टोमेटा को बंद है। तो आपने पढ़ा होगा कभी CO2 इज द स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप एंटी ट्रांसपेरेंट होता है, पढ़ा होगा आपने मेट्रोलॉजी के अंदर कभी ना कभी, या ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में। तो ऐसे यहाँ पर स्टोमेटा बंद और खुलते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को, बताओ क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को, हाँ या ना, पढ़े आगे। अब यहाँ पर लिखा फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। देखो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर है ना, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक होता है हमारा कौन सा एक्सटर्नल फैक्टर, एक होता है इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल मतलब एटमोस्फेरिक, ठीक है ना भाई, एक्सटर्नल का मतलब होता है वायुमंडलीय कारक, एटमोस्फेरिक या इसको लिख सकते हैं एटमोस्फेरिक, ठीक है, एटमोस्फेरिक फैक्टर मतलब जैसे टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, ह्यूमिडिटी, ये सारे फैक्टर की अगर हम बात करें। तो पहला एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल पहला एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी। तो भाई एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी समझना, क्या एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी, तो भाई जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी, बरसात के समय ट्रांसपिरेशन कम होगा, अरे होगा कि नहीं होगा भाई, बरसात के समय ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, ट्रांसपिरेशन कम होता है, लेकिन स्टोमेटा पूरे खुले रहते हैं। बात सुनना, बरसात में स्टोमेटा बंद नहीं होते, स्टोमेटा तो पूरे खुलेंगे लेकिन ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। ट्रांसपिरेशन क्या हो जाता है कम, स्टोमेटा तो फुल स्पीड से खुलते हैं। बरसात में बादल जब आ जाते हैं, ह्यूमिडिटी जब ज्यादा हो जाती है तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, आंसर स्टोमेटा पूरे खुले रहते हैं। देखो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, लिखा है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन है ना, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो होगा किसके, तो आंसर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज द क्या होता है, इसके ह्यूमिडिटी की जस्ट क्या होता है, रिवर्स होता है। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जस्ट है ना क्या होगा, तो इनवर्स, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा तो ट्रांसपिरेशन कम। भाई बरसात के समय कौन सा ट्रांसपिरेशन, बरसात में बारिश हो रही है, बादल इतने हो रहे हैं, ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा है, तो ट्रांसपिरेशन हमेशा कम होता है। लेकिन ह्यूमिडिटी कंडीशन में स्टोमेटा पूरे खुलते हैं, याद रखना स्टोमेटा पूरे खुलते हैं। चलिए बात करें आगे, अगला देखो, अब ह्यूमिडिटी गर्मियों का समय, गर्मियों के समय ऐसे अभी है, तो अभी तो ना तो समझ में नहीं आ रहा किसी को हो क्या रहा है, गर्मी पड़ रही है, सर्दी में बरसात क्या चल रहा है, दुकानदारों को समझ में नहीं आ रहा कूलर बेचे कि छाता बेचे, तिरपाल बेचे, उनको समझ में नहीं आ रहा दुकानदारों को बेचें क्या, कूलर बेचे, छाता बेचे, तिरपाल बेचे। और दूल्हे को भी समझ में नहीं आ रहा रेनकोट पहने की है ना, सफारी सूट पहने दिन भर बारिश हो रही है, कभी बारिश चालू हो रही है आजकल, अभी शादियों का सीजन चल रहा है कि नहीं, तो दूल्हा खुद परेशान है कि रेनकोट पहन के बैठे कि सफारी सूट पहन के बैठे। अभी क्या ना 2-4 दिन से 8 दिन से आप समझ में आ रहे हो ऐसा कुछ चल रहा है कि नहीं। तो नॉर्मल गर्मियों में क्या होता है, ह्यूमिडिटी समर सीजन में ड्राई कंडीशन है बहुत क्या होती है, कम होती है, तो गर्मियों में ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है। तो ह्यूमिडिटी इन समर और ड्राई कंडीशन में क्या होगी, लेस, सो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है हाई, तो क्या होता है ट्रांसपिरेशन की रेट जो होती है ज्यादा होती है। तो देखो मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इन रेनी डेज इज हाई, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज लो, लेकिन बरसात में क्या होता है ज्यादा, बरसात में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होता है। क्लियर, चलिए अगला सेकंड नंबर का इंपोर्टेंट फैक्टर याद रखना कौन सा, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज होती है, ठीक है ना, टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज हो गया ना। टीआर का मतलब होता है, देखो टीआर का मतलब होता है टीआर, ठीक है ना, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ठीक है, टीआर का मतलब है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, सॉरी टीआर हो गया। तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अगर हम टेम्परेचर की बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन की रेट बढ़ती है। तो यहाँ पर देखो एक लिमिट तक, ऐसा नहीं कि आप बढ़ा ही जा रहे हो 80 पहुंचा दिया तो पत्ती मत्ती सब जल जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ बचेगा क्या, एक लिमिट तक की बात है भाई, 20 है 25 कर लो, 30 कर लो, 40 कर लो, यहाँ तक एक लिमिट तक जहां तक प्लांट सह सकता है। ऐसा नहीं 45-50 को ले अब भी बढ़ाओ तो इधर पत्ती जल जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, एक लिमिट तक, अप टू ए लिमिट इंक्रीज टेम्परेचर रिजल्ट इन इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, एक लिमिट तक की बात है। ऐसे हमें एक लिमिट तक ही टेम्परेचर सहन कर सकते हैं, ज्यादा हो जाएगा निपट जाएंगे। आप देख तो गर्मी लू से बहुत सारे लोग मर जाते हैं, एक लिमिट तक ही सहन कर सकते हैं, जब तक सहन कर सकते हैं तब तक तो बढ़ता है, ठीक है। एट द वेरी हाई टेम्परेचर ट्रांसपिरेशन डिक्रीज, एंजाइम एंजाइम सब खत्म हो जाएंगे, सेल्स खत्म तो कम हो जाएगी। यहाँ पर लिखा Q10 है ना, Q10 का जो होता है ट्रांसपिरेशन के लिए वैल्यू कितनी होती है, 10 मतलब 2 होती है। इसका मतलब क्या है, आपसे पूछेंगे कि
ट्रांसपिरेशन के लिए Q10 वैल्यू कितनी होती है? तो 2। इसका मतलब क्या, देखो जब हम टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं, जब टेम्परेचर में 10 डिग्री सेंटीग्रेड का इंक्रीमेंट करते हैं तो रेट ऑफ अगर रिएक्शन है डबल हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है, अगर Q10 का मतलब 2 है, इसका मतलब होता है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है, उसे बोलते हैं Q10। तो ट्रांसपिरेशन ऐसा ही होता है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाएंगे, 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कितनी हो जाती है, जस्ट डबल हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं हम, याद रखना Q10। तो Q10 की वैल्यू होती है 2। चलिए अगला फैक्टर क्या है, लाइट, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो लाइट स्टिमुलेट द ट्रांसपिरेशन थ्रू द फेवरिंग ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। देखो लाइट क्या करेगी, लाइट स्टोमेटा को ओपन करवाती है, स्टोमेटा ओपन होंगे तो ट्रांसपिरेशन होगा, हाँ है ना। तो लाइट अल्टीमेटली पहले क्या करेगी, स्टोमेटा को खुलवाएगी और बंद करवाएगी। तो लाइट क्या करती है, स्टोमेटा को ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो स्टोमेटा ओपन तो ट्रांसपिरेशन होगा। ध्यान से सुनना, सिर्फ किसको छोड़कर, एक्सेप्ट सकुलेंट जीरोफाइट, क्योंकि इनमें तो रात में खोलते हैं तो लाइट तो का कोई महत्व नहीं है इनमें, है ना। इन प्लांट्स को छोड़ दें क्योंकि इनमें तो नाइट में खोलते हैं। सकुलेंट जीरोफाइट प्लांट जो है, कैंप प्लांट, इतने रात में खोलते हैं, दिन में बंद, तो रात में तो कोई लाइट होती नहीं, इनको छोड़कर बाकी प्लांट्स की बात कर रहे हैं। ऐसा कैसे बोले, देखो यहाँ पर क्या होता है, दिन के समय लाइट क्या करती है, स्टोमेटा को ओपन करवाती है और है ना क्या करवाती है, और जो लाइट अगर ज्यादा होगी तो स्टोमेटा ओपन होंगे, स्टोमेटा ओपन होंगे, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ेगी। अब बट एग्जाम में क्या पूछेंगे, एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रांसपिरेशन इज ब्लू एंड रेड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब कौन सी कलर की लाइट, रेड एंड ब्लू, कौन सी लाइट में ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है, तो ब्लू लाइट में ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रेड लाइट। देखो एक्शन स्पेक्ट्रम ट्रांसपिरेशन इज द ब्लू एंड रेड, तो ब्लू एंड रेड, देखो ब्लू लाइट इज द स्लाइटली मोर इफेक्टिव देन द रेड लाइट। जबकि मैंने फोटोसिंथेसिस में आपको पढ़ाया था, फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रम जो होता है रेड एंड ब्लू होता है। फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रम जो होता है, यस पढ़ा था हमने, फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रम याद करो, रेड एंड ब्लू था। फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रम रेड एंड ब्लू होता है, मतलब वहां पर फोटोसिंथेसिस की रेट जो होती है रेड लाइट में ज्यादा होती है ब्लू के कंपेरिजन, लेकिन ट्रांसपिरेशन की रेट जो होती है वो ब्लू लाइट में ज्यादा होती है रेड के कंपेरिजन में। इसको याद रखना, उल्टा है जस्ट, एक्शन स्पेक्ट्रम जो होता है ट्रांसपिरेशन का, तो मतलब ब्लू लाइट में ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रेड लाइट। चलिए अगला विंड वेलोसिटी, अगर हवा की स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा, अरे भाई विंड वेलोसिटी, हवा की स्पीड बढ़ती है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी बढ़ता है, ठीक है ना, याद रखना, लेकिन एक लिमिट तक। ऐसा ना हो कि आंधी चले पेड़ ही गिर जाए, फिर कौन सा ट्रांसपिरेशन होगा, आंधी चली पेड़ी पत्ती मत्ती सब फट गई, फिर कौन सा फिर कुछ नहीं होगा ना। एक लिमिट तक आवाज स्टार्ट हुई, धीरे धीरे चल रही, थोड़ी स्पीड बढ़ रही, तो क्या होता है ट्रांसपिरेशन बढ़ता है, क्योंकि लीफ के सराउंडिंग, स्टोमेटा के सराउंडिंग में जो सैचुरेटेड एयर होती है वो चली जाती है, नई एयर आती है, तो फिर धीरे क्या होता है ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है। देखो ट्रांसपिरेशन इज लेस इन द स्टिल एयर, जो रुकी हुई वायु है स्टिल एयर में ट्रांसपिरेशन कम है, ठीक है। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज अलोंग विद द इंक्रीजिंग विंड वेलोसिटी, है ना। एल दैट वेरी विंड हाई बहुत ज्यादा, एल्दो एट वेरी हाई विंड वेलोसिटी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीज, अगर वो ज्यादा हो जाए तो भाई पेड़ गिर जाएगा, पत्ती टूट जाएगी, फट जाएगी, फिर थोड़ी होगा ट्रांसपिरेशन, कम हो जाएगा बहुत ज्यादा होने पर। नॉर्मल में क्या होता है, अगला एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, क्या होता है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इनवर्सली, मतलब क्या होगा, कम होगा प्रेशर बढ़ने पर, ठीक है, याद रखना प्रेशर बढ़ने से क्या होता है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होती है। ये एटमोस्फेरिक फैक्टर है, इनको आपको अच्छे से याद रखना है कि किसके कारण बढ़ती है किसके कारण कम होती है। प्रेशर बढ़ने से क्या होता है ट्रांसपिरेशन की रेट कम होती है, मतलब इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है। क्लियर है यहां तक। अब देखो अब है इंटरनल फैक्टर, ये तो सारे एक्सटर्नल फैक्टर होगा, अब है इंटरनल फैक्टर। इंटरनल पहले नंबर पर स्टोमेटा, भाई स्टोमेटा जितने ज्यादा होंगे ट्रांसपिरेशन उतना ज्यादा होगा, हाँ है ना। स्टोमेटा, नंबर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा की संख्या जितनी ज्यादा होगी ट्रांसपिरेशन उतना ज्यादा होगा, बिल्कुल। तो पहला फैक्टर हो गया नंबर ऑफ स्टोमेटा, तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ स्टोमेटा, भाई जितने ज्यादा स्टोमेटा उतनी ज्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, बताओ बिल्कुल, स्टोमेटा जितने ज्यादा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होगी उतनी ज्यादा होगी। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा कहाँ है, लोअर सरफेस पर है या पर, ये भी डिपेंड करता है ना ट्रांसपिरेशन, लोअर है या पर है। देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा इज वेरिएबल यूजुअली द लोअर, नॉर्मली क्या होता है लोअर सरफेस पर ऑफ द डोर्सिवेंट्रल, पत्ती की लोअर सरफेस को बोला जाता है डोर्सिवेंट्रल साइड, ठीक है ना, क्या बोलते हैं डोर्सिवेंट्रल, लोअर सरफेस ऑफ द, है ना। लगा देखो क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा इज वेरिएबल यूजुअली द लोअर सरफेस ऑफ डोर्सिवेंट्रल डाइकोट लीफ हैज द ग्रेटर नंबर ऑफ स्टोमेटा व्हाइल इन द आइसोबायलेटरल ऑफन मोनोकोट, मोनोकोट की लीव्स को कहते हैं आइसोबायलेटरल लीफ, जबकि डाइकोट पत्ती की लीफ को बोलते हैं हम क्या, डोर्सिवेंट्रल लीफ।
तो डोर्सीवेंट्रल लीफ पर सामान्य तौर पर क्या होता है, लोअर सरफेस पर होते हैं, और आइसो बायलेटरल लीफ मतलब मोनोकोट होती है तो उसे बोलते हैं, उसमें क्या होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होंगे, दोनों सरफेस पर होते हैं, तो दे आर द अबाउट इक्वल ऑन बोथ साइड, तो देयरफॉर मोनोकोट हैज द ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है, मोनोकोट में डाइकोट के कंपैरिजन में ट्रांसपिरेशन ज्यादा है। इधर ध्यान से सुनो, क्या क्या कहना चाह रहा हूं मैं। डाइकोट प्लांट होते हैं, दो तरह के प्लांट हैं, एक डाइकोट होगा एक मोनोकोट होगा, ठीक है, एक मोनोकोट होगा। डाइकोट में जो लीफ होती है वो होती है डोर्सीवेंट्रल, कौन सी है, डोर्सीवेंट्रल, ठीक है। इसमें जो लीफ है डोर्सीवेंट्रल, तो इसमें क्या है, लोअर सरफेस पर प्लांट है ना, स्टोमेटा जाए, यहाँ पर है स्टोमेटा, लोअर सरफेस पर क्या है, स्टोमेटा, लोअर सरफेस पर क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। मोनोकोट के अंदर जो लीफ होती है वो होती है आइसोबाइलेटरल लीफ, आइसोबाइलेटरल, ठीक है, आइसोबाइलेटरल लीफ होती है, मतलब यहाँ पर इक्वल नंबर पे दोनों सतह पर क्या होते हैं, इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा। मोनोकोट की लीफ को कहते हैं आइसोबाइलेटरल लीफ, दोनों सरफेस पर बराबर होते हैं। डाइकोट की लीफ को कहते हैं डोर्सीवेंट्रल लीफ, लोअर सरफेस पर। तो मोनोकोट्स में क्या होता है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा होती है, कहने का मतलब क्या होगा, मोनोकोट्स में जो होती है ना, मोनोकोट्स में ज्यादा है एज कंपेयर किसमें, डाइकोट के कंपेरिजन में, ठीक है, डाइकोट के कंपेरिजन में क्या होता है, मोनोकोट्स में क्या होगा, तो आंसर है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा है। क्यों, क्योंकि इस पर दोनों सरफेस पर स्टोमेटा है, जबकि इसमें डाइकोट में लोअर सरफेस पर। तो पहले लाइट यहाँ पड़ेगी, यहाँ, तो ये तो नीचे रह गए ना, तो नीचे तो इससे कम होगा, अगर यहाँ वालों से ज्यादा होगा, इसलिए। तीसरा परसेंटेज ऑफ स्टोमेटा, ठीक है ना, परसेंटेज ओपन स्टोमेटा, भाई जितने ज्यादा ओपन होंगे उतने ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ ओपन स्टोमेटा, स्टोमेटा जितने ज्यादा ओपन होंगे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन उतनी ज्यादा होती है, बिल्कुल है। अब ये फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछते हैं, स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है, ठीक है ना, स्टोमेटल इंडेक्स आई बराबर एस आई बराबर क्या होता है, एस आई, स्टोमेटल इंडेक्स बराबर होता है एस अपॉन ई प्लस एस। एस का मतलब होगा नंबर ऑफ स्टोमेटा पर यूनिट एरिया, और ई का मतलब होता है एपिडर्मल सेल। तो ये कभी कभी फॉर्मूला पूछ लेते हैं। अभी हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा था फॉर्मूला, क्या कि टोटल लीफ सरफेस में जो अभी एमपी टेट में कितने एरिया में स्टोमेटा होते हैं, तो 1 से लेके 2%। अभी एमपी टेट में क्वेश्चन आया था कि लीफ का टोटल एरिया जो है, लीफ का टोटल एरिया जो होता है ना, टोटल एरिया में से स्टोमेटा कितने एरिया में होते हैं, स्टोमेटा 1 से लेके 2% एरिया में। लीफ का जो टोटल एरिया होता है उसका 1 से लेके 2% स्टोमेटा कवर करते हैं, एमपी टेट में आता भी, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर। इसके बाद है एनाटोमी, एनाटोमी ऑफ लीफ, जैसे म्यूजोफिल। देखो म्यूजोफिल टिश्यू, टिश्यू होता है, देखो लीफ जो होती है ना, लीफ, तो लीफ के अंदर कौन सी, म्यूजोफिल सेल। तो अक्यूरेंस ऑफ पैलिसेड टिश्यू इज द कॉर्टेक्स ऑफ द लीफ म्यूजोफिल सेल हेल्प टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन। जबकि स्पंजी टिश्यू, भाई म्यूजोफिल सेल के अंदर दो प्रकार, अगर पैलिसेड टिश्यू है तो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, तो आंसर कम होता है। अगर स्पंजी टिश्यू है तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा होती है। क्यूटिकल, अगर क्यूटिकल ज्यादा होगी तो क्या होगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होती है। हम वैक्स नहीं करते, वैक्स, अरे करते हैं ना, वैक्स जो होती है ट्रांसपिरेशन रेट को कम करती है कि नहीं। तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ क्यूटिकल, क्यूटिकल जितनी ज्यादा मोटी होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन उतनी कम होती है। ये लीफ के टाइप है, मतलब लीफ के ऊपर डिपेंड करता है। अगला वाटर स्टेटस ऑफ द लीफ, अगर देखो लीफ के अंदर पानी ज्यादा होगा, लेस देन द 1% ऑफ वाटर, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ा कि पानी जो होता है ओनली है ना 1% वाटरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज होता है, बाकी सब लॉस होता है। तो लेस देन 1% ऑफ द वाटर रीचिंग द लीव्स इज यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट ग्रोथ। मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्ब्ड वाटर लॉस्ट थ्रू द ट्रांसपिरेशन, ज्यादा से ज्यादा पानी है लॉस हो जाता है। द गुड स्टेटस ऑफ वाटर फेवर द हाइट, मतलब अगर लीफ में पानी ज्यादा होगा, पत्ती के अंदर लीफ के अंदर जितना ज्यादा पानी होगा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन उतनी ज्यादा होती है। लीफ के अंदर जितना ज्यादा क्या होगा, वाटर स्टेटस होगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन उतनी ज्यादा होती है। देखो क्या होता है, पानी की कमी, ध्यान से सुनो, जब ड्राई कंडीशन में पानी की कमी होती है, स्ट्रेस कंडीशन होते हैं, एबीए हार्मोन बनते हैं, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। स्टोमेटा क्लोज आपने पढ़ा होगा, है ना, ड्यू टू वाटर स्ट्रेस एबीए हार्मोन जो है गार्ड सेल के अंदर ये भी हार्मोन बन जाता है एंड स्टिमुलेट द क्या करेगा, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो कहने का मतलब अगर पानी की कमी होती है तो स्टोमेटा बंद होने के चांसेस ज्यादा है। पानी अगर अच्छा खासा है लीफ के अंदर, वाटर स्टेटस अच्छा है, पत्ती के अंदर भरी हुई है पानी से, तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा है। ये आपने पढ़ा ही है, अरे हाँ है ना। ये जो होता है स्ट्रेस कंडीशन में, स्ट्रेस कंडीशन में क्या होता है, स्ट्रेस कंडीशन के अंदर याद रखना वाटर क्या होगा, स्ट्रेस कंडीशन में वाटर की है ना जो है परसेंटेज कम हो जाएगा, तो एबी हार्मोन बन जाता है, एबी हार्मोन ज्यादा, स्टोमेटा क्लोज, स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, बिल्कुल स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं।
ठीक है, चलिए तो सारे फैक्ट। अगला है कैनोपी स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब प्लांट कितना घना है। कैनोपी मतलब जो है चारों तरफ कितनी पत्तियां, घना जो पन होता है उसको कहते हैं। तो डेंस कैनोपी को जो देखो, अगर कोई प्लांट बहुत ज्यादा घना है तो एयर पास नहीं कर पाती उसको, है ना। एयर जैसे बहुत ज्यादा घना है इसमें, तो एयर जो है इंटर नहीं कर पाती, इधर से इधर निकल नहीं पाती हवा, तो ट्रांसपिरेशन कम होता है। अगर हम ट्रून है ना, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग करते हैं, कटाई छटाई करते हैं, तो क्या होगा, कटाई छटाई करने से क्या होता है, ट्रांसपिरेशन की रेट तो बढ़ती है लेकिन ओवरऑल ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा, टोटल ट्रांसपिरेशन, लेकिन रेट तो बढ़ जाएगी। अगर हम ट्रूनिंग एंड प्रूनिंग करते हैं तो एक प्रकार से कटाई छटाई कर रहे हैं वहां, है ना, क्या कर रहे हैं, कटाई छटाई कर रहे हैं। तो कटाई छटाई करने से जो है, ट्रूनिंग एंड प्रूनिंग करने से रेट ऑफ है ना ट्रांसपिरेशन तो बढ़ती है, बट टोटल ट्रांसपिरेशन, क्योंकि हमने पत्तियों के भागी प्लांट की कुछ पार्टी काट दी है, तो टोटल ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा बट रेट बढ़ जाएगी। अगला है रूट शूट रेशो। अगर देखो रूट लंबी है, ध्यान से सुनना, अगर रूट लंबी है और शूट छोटा है तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट शूट रेशो। ठीक है ना, जितना कम होगा, ठीक है, उसके ऊपर अगर रूट लंबी है शूट कम है तो क्या होगा, रेशो कम होगा, है ना भाई। रूट एंड शूट जो है ऐसे आता है, शूट एंड रूट, रूट नीचे आती है, रूट लंबी ज्यादा बड़ी शूट कम तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा, मतलब रूट है ज्यादा लंबी होंगी तो क्या होता है, वाटर को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। शूट जितना लंबा होगा ट्रांसपिरेशन उतना ज्यादा होता है। चलिए, तो ये होगा इंपॉर्टेंट फैक्टर। देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपसे एग्जाम में पूछेंगे, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को किससे मेजर करते हैं ना, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। देखो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को किससे मेजर करते हैं, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को हम किससे मेजर करते हैं, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को मेजर करते हैं पोटोमीटर। किससे, पोटोमीटर, ठीक है, पोटोमीटर से। और स्टोमेटा का एरिया निकालने के लिए, स्टोमेटा वेवियर, स्टोमेटा एरिया, है ना, स्टोमेटा को एरिया जो कैलकुलेट होता है, ठीक है, स्टोमेटा का एरिया निकालने के लिए हम यूज करते हैं क्या, पोरोमीटर। याद रखना, पोरोमीटर का यूज करते हैं, किसका, पोरो का। जबकि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, पोटोमीटर। ठीक है, और लीफ के टेम्परेचर, लीफ का जो क्रॉप कैनोपी टेम्परेचर के लिए हम क्या करते हैं, इंफ्रारेड थर्मोमीटर, जो कोरोना में आजकल डॉक्टर यूज नहीं करता। कैनोपी टेम्परेचर, कैनोपी टेम्परेचर डिजिटल थर्मोमीटर नहीं, इंफ्रारेड थर्मोमीटर, इंफ्रारेड थर्मोमीटर, इंफ्रारेड थर्मोमीटर, क्लियर, इंफ्रारेड थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। अब देखो अदर फैक्टर से एंटी ट्रांसपेरेंट, एंटी ट्रांसपेरेंट तो क्या भाई नाम ही है एंटी ट्रांसपेरेंट, जिनका तो काम ही है ट्रांसपिरेशन रेट को कम करना, इनका तो काम ही यही है, नाम है एंटी ट्रांसपेरेंट, तो काम क्या होगा, ट्रांसपिरेशन को कम करना। भाई ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को कम करते हैं उन्हें हम एंटी ट्रांसपेरेंट कहते हैं। अलग अलग टाइप के होते हैं, स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप होता है, रिफ्लेक्टिंग टाइप होता है ना, फिल्म फॉर्मिंग टाइप होता है, अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल लिखिए, substance which are reduce the rate of transpiration is known as the anti-transpirant. They are very useful in the dry farming. एग्जाम्पल जैसे पीएमए होता है, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिडेट है, एस्पिरिन है, एबीए है, ठीक है, ऑक्सीथाइलिन है, सिलिकॉन ऑयल है, CO2 है, लो है ना, विस्कस वैक्स है, ये सारे, ये हम ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में तो हम डिटेल में पढ़ेंगे इनको, जहां पर अपन मेट्रोलॉजी पढ़ेंगे वहां तब। अब लास्ट में देखो एक इंपॉर्टेंट रेशो लगा है, ट्रांसपिरेशन रेशो क्या है, ध्यान से सुनना, बहुत ही सिंपल है, ट्रांसपिरेशन रेशो समझना। ऐसे नहाना है, किसी व्यक्ति को नहाना है, ऐसे 3 व्यक्ति है C3 C4 केम। अब नहाने के लिए कौन कितना ज्यादा व्यर्थ पानी करता है, यहाँ पर क्या है कि खाना बनाने के लिए कितना पानी वेस्ट करते हैं, खाना बनाने के लिए। देखो रेट विच द लॉस ऑफ वाटर डू द फोटोसिंथेसिस CO2 फिक्सेशन। देखो फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या होगा, H2O का लॉस, ध्यान से सुनना, H2O का लॉस किसके लिए, तो आंसर है CO2 फिक्स करने के। तो इनको क्या करना है, खाना बनाना है, प्लांट्स को खाना बनाना है, तो खाना बनाने के लिए CO2 फिक्स करने के लिए कितना वाटर है ना निकालते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि तैयार होने के लिए, नहाने के लिए सबसे पानी को व्यर्थ करना, पानी को वेस्ट करना या पानी को यूज करना कुल मिला के। अब नहाना तीनों गए, सेम काम करना है, नहाना है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा पानी कौन खर्च करता है, सबसे ज्यादा, तो प्लांट्स में देखोगे तो सबसे ज्यादा खाना बनाने के लिए पानी चाहिए C3 को, तो उनका ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है। मतलब सेम अगर CO2 मॉलिक्यूल्स को फिक्स करना है, एक CO2 मॉलिक्यूल्स को, तो ज्यादा वाटर का लॉस कौन करता है, C3 प्लांट ज्यादा लॉस करते हैं, सेकंड नंबर पर C4 होता है, और कम सबसे कम कौन होता है, केम प्लांट, तो केम प्लांट का ट्रांसपिरेशन रेट कम होता है। तो मतलब वाटर यूज एफिशिएंसी जस्ट रिवर्स होगी, हाँ या ना, वाटर यूज एफिशिएंसी जो होती है जस्ट रिवर्स होगी,
पानी का सबसे बेहतरीन यूज कौन करता है, कम से कम पानी में खाने कौन बनाता है, केम प्लांट्स, फिर C4 फिर C3, बात समझ में आ गई। लेकिन ट्रांसपिरेशन रेशो ज्यादा किसका होगा, मतलब पानी व्यर्थ कौन करता है, खाना बराबर बन रहा है लेकिन खर्च पानी, तो आंसर धान 5000 लीटर एक खाना 1 kg खाना बनाने के लिए इतना पानी ले रही है। तो C3 प्लांट जो होते हैं उनका क्या होता है, याद रखना C3 प्लांट का ट्रांसपिरेशन ज्यादा। देखो द रेस ऑफ द लो फॉर CO2, देखो C4 के लिए कितना है 200 से लेकर 350, जबकि C3 के लिए बहुत ज्यादा होता है 500 से लेकर 1000। मतलब CO2 फिक्स करने के लिए कितने वाटर के मोलिक्यूल्स को निकालना है ना, ट्रांसपिरेशन से बाहर करना है, मतलब पानी को खर्च करना है। खाना बनाना है तो 1 मोल खाना बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए या CO2 को फिक्स करने के लिए कितना खाना उनको पानी चाहिए, तो कितना पानी को बाहर निकालते हैं, तो सबसे ज्यादा बाहर निकालता है C3, तो इसलिए C3 का ट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा होता है। C4 का होता है 200 से लेकर 350, C3 का होता है कितना 500 से लेकर 1000। सबसे कम किसका होता है, ठीक है, सबसे कम किसका, देखो ट्रांसकेम प्लांट्स का कितना होता है मिनिमम 50 से लेकर 100। तो सबसे कम पानी खर्च कौन करता है, केम प्लांट। केम प्लांट सबसे कम पानी खर्च करते हैं, खाना उतना ही बनाएंगे। तो केम प्लांट्स का वाटर यूज एफिशिएंसी क्या होता है, याद रखना सबसे ज्यादा होती है, फिर C4 फिर C3। यहां तक बात समझ में आ गई, केम प्लांट की वाटर यूज एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि वो कम से कम वाटर को बहुत कंजर्व करके रखते हैं, बचा के रखते हैं और उसमें खाना बना लेंगे। जबकि C3 प्लांट पानी बहुत बेकार करते हैं, मतलब व्यर्थ करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है पोटोमीटर एट द एपरेटस यूज टू ना वाटर मेजर, ठीक है, वाटर मेजर्स रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। पोटोमीटर का यूज करते हैं रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन का, ठीक है। पोरोमीटर एन एपरेटस यूज टू मेजर द एरिया ऑफ स्टोमेटा, अगर एरिया स्टोमेटा का एरिया निकालना हो तो पोरोमीटर। एक कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट होता है, दिस टेस्ट यूज फॉर द कंपैरिजन ऑफ ट्रांसपिरेशन बोथ सरफेस, अपर सरफेस लोअर सरफेस से कितना कितना ट्रांसपिरेशन होता है, उसको हम कंपैरिजन करने के लिए इसका यूज करते हैं। दोनों सरफेस लीफ की दोनों सरफेस से हम क्या करने के लिए, लीफ की दोनों सरफेस से ट्रांसपिरेशन को कैलकुलेट करने के लिए, अपर सरफेस से ज्यादा होगा लोअर सरफेस से, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट करते हैं। क्लियर है। अब देखो ट्रांसपिरेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों होता क्यों है भाई, इतना पानी व्यर्थ क्यों बहा रहे हो, 100 में से 98-99 लीटर पानी बेकार जा रहा है। तो पहला मोस्ट इंपोर्टेंट टेम्परेचर रेगुलेशन। जैसे गर्मियों में हमारे शरीर में क्या होता है, पसीना ज्यादा आता है, हाँ या ना, गर्मियों में देखो पसीना बहुत आता है, सर्दियों में नहीं आता। तो पसीना आना एक प्रकार से ट्रांसपिरेशन। तो पसीना जो आता है कि नहीं स्किन पर, वो आता है किसके लिए, टेम्परेचर को रेगुलेट करें, स्किन का टेम्परेचर क्या हो, मेंटेन हो। तो देखो लीफ का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, समझना गर्मी बहुत पड़ रही है तो लीफ का टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो ट्रांसपिरेशन भी हो जाता है, जिससे लीफ का टेम्परेचर कम हो, ठीक है, जिससे लीफ का क्या हो, टेम्परेचर कम होगा तो कूलिंग इफेक्ट, जिससे कि एंजाइम बहुत अच्छे से काम कर पाए। बात समझ में आ गई, कूलिंग इफेक्ट करने के लिए, तो टेम्परेचर को रेगुलेशन करने के लिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहला काम तो यही है, पहला काम होता है टेम्परेचर रेगुलेशन, खुद की लीफ सरफेस का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। अगर भाई टेम्परेचर को मेंटेन नहीं किया तो पत्ती जल जाएगी, एंजाइम खत्म हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा होता है पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, अपन आगे चल के पढ़ेंगे कि है ना, कि प्लांट जो होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है 97% 96% प्लांट में जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब रूट से होता हुआ पानी जो है, रूट है देखो ये लीफ है, तो पानी रूट से लेकर यहां तक पहुंचता कैसे आगे, भाई प्लांट के अंदर कोई मोटर थोड़ी फिट है अंदर, कि अंदर कोई टिल्लू पंप वाली छोटी मोटर 1 HP की लगी हो ऊपर खींच रही है, ऐसा कुछ होता नहीं। पानी जो है यहाँ से चढ़ता हुआ ऊपर जाता है कि नहीं, तो ये होता है ट्रांसपिरेशन के कारण, इसको बोलता है एसेंट ऑफ सैप, है ना, वाटर जो ऊपर जाता है इसको बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। तो इसके लिए ट्रांसपिरेशन ही रेस्पॉन्सिबल है। ट्रांसपिरेशन से क्या होता है, खिंचाव उत्पन्न, एक खिंचाव उत्पन्न होता है ना यहाँ से, पुलिंग मैकेनिज्म, तो पानी यहाँ से खिंचता हुआ ऊपर की तरफ जाता है, तो जिसे हम बोलते हैं पैसिव, क्योंकि विदाउट एनर्जी खर्च कर, कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रही यहाँ पर, तो विदाउट एनर्जी खर्च कर क्या होता है वाटर का, उसको बोलता है पैसिव। अगर एनर्जी खर्च कर उससे बोलते हैं एक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर होता है पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, एक्टिव मिनरल एब्जॉर्प्शन, एनर्जी कर करके इसमें भी हेल्प करता है। एसेंट ऑफ सैप, ये बताया ना आपको, एसेंट ऑफ सैप ये पानी को ऊपर चढ़ना, ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट में क्या होना, पानी का ऊपर जाना, उसको बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे इसी वाले टॉपिक को। अगला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिनरल्स, मिनरल का डिस्ट्रीब्यूट करना और मेंटेन द वाटर साइकिल ऑफ, भाई वाटर चक्र जल चक्र को मेंटेन करना। भाई पृथ्वी पर देखो क्या होगा, यहाँ से H2O को निकालेंगे, ठीक है, एब्जॉर्ब करेंगे, यहाँ से H2 बाहर निकलेगा वेपर के फॉर्म में, फिर बादल बनेंगे, बादल बनने से फिर बरसात होगी, फिर पानी आएगा, फिर एब्जॉर्ब करेंगे, फिर उड़ जाएगा, फिर वेपर बनेगा, फिर बादल बनेंगे, फिर बरसात। तो वाटर साइकिल भी मेंटेन होती है ऐसे,
ठीक है ना, जल चक्र जैसे कहते हैं, तो जल चक्र के मेंटेन करने में। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट काम होता है, याद रखना, ये टेम्परेचर रेगुलेशन, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट काम है ये। क्लियर? तो बताओ समझ में आया सारी चीज बहुत अच्छे से क्लियरली? पूरा ट्रांसपरेशन कंप्लीट हो गया, ट्रांसपरेशन पूरा कंप्लीट हो गया। समझ में आया? बताओ, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तुमको, हर चीज की कैसे खुलते हैं, कैसे बंद होते हैं, कौन से फैक्टर हैं, क्या सारी चीजें, बताइए। समझ में आया सभी को? कुंज बिहारी, ईसा, आयुषी, नमिता, संस्कृति, संध्या, कृतिका, अनिल, राजमोहन, सुखचंद, राखी, पंकज, शिवानी, हेमा गए, सोनू, अमित, विल्सन, सुनील, ओम चौहान, प्रियांशी, आर्या। क्लियर है? क्या सबको समझ में आया? कल अपन आगे पढ़ेंगे एसेंट, मतलब ये गट्टेशन एक टॉपिक है अपना, गट्टेशन क्या होता है वो पढ़ेंगे, ब्लीडिंग क्या है, गट्टेशन क्या है, ठीक है। वो अपन एक अगला टॉपिक जो है अपना नेक्स्ट क्लास में, गट्टेशन क्या होता है ना, ये होता है गट्टेशन। ओस पढ़ने पर ओस अलग होता है, गट्टेशन ये पढ़ेंगे, गट्टेशन क्या होता है नेक्स्ट क्लास के अंदर। फिर अपन पढ़ेंगे अपन ब्लीडिंग क्या होता है, जो अफीम के अंदर कट लगाते हैं, ब्लीडिंग क्या होता है, ब्लीडिंग वो। इसके बाद में फिर एसेंट ऑफ सैप पढ़ेंगे, पानी कैसे ऊपर चढ़ता है। अरे बता दी, सुबह बता दी थी, सुबह वाली परीक्षा मंथन है, उस बुक का नाम है परीक्षा मंथन। सुबह बताई थी, इस बुक का नाम है परीक्षा मंथन, ठीक है। कंप्यूटर की जो बुक बताई थी ना, उसका नाम है परीक्षा मंथन, ठीक है। ये अच्छी किताब है कंप्यूटर पढ़ने के लिए, इस बुक का नाम है परीक्षा मंथन, ये कंप्यूटर की बुक आती है, ये खरीद लेना, ठीक है। मिलते हैं 8 बजे, हॉर्टिकल्चर पढ़ेंगे, है ना। 8 बजे क्या है, 8 PM हॉर्टिकल्चर क्लास। 8 PM किसकी क्लास है, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। 8 PM हॉर्टिकल्चर क्लास है, अगला फ्रूट पढ़ेंगे। चलिए, हाँ बिल्कुल नहीं देखना पड़ेगा एग्रोनॉमी, अगर आप ओल्ड वीडियो देखते हैं तो लाइव देखने की कोई आवश्यकता नहीं, कंटेंट वही पढ़ाता हूँ सेम, ठीक वही है, ठीक है। बस थोड़ा लाइव में कभी डिस्कशन हो जाता है, किसी बच्चे ने कुछ पूछ लिया तो कुछ आगे बातें निकल गई, है ना, रिलेटेड चीजें, या एग्जाम का कोई क्वेश्चन, तो पुराने में वो डिस्कस नहीं होगा, क्योंकि भाई उस समय एग्जाम नहीं हुआ था, अभी एग्जाम हो गया तो डिस्कस हो जाता, बस ये है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर।